अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इश्क मासूम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नूर शमीम बेगम, नूर की चची जो कब से नूर को ढूंढ रही थी, नूर को ढूंढती कमरे में आई जहां नूर बेड की चादर ठीक कर रही थी। लंबे बाल कमर पर फैले थे। वो पलटी, गहरी काली आंखें, लंबी घनी पलकें, दूधिया रंगत, गाल पर पड़ने वाला डिम्पल। कोई भी उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए मोहित हो जाता था। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुझसे कहा नहीं था कि आज शाम तक के लिए पड़ोसन के यहाँ चली जाना। माँ हमको देखने कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, शमीम बेगम गुस्से में चीख कर बोली। चची, मैं जा रही थी, बस थोड़ा काम रह गया था, वही। चुप, बिल्कुल चुप, मेरे साथ जुबान मत चढ़ाया कर, समझी? माँ हम जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी फौरन अंदर आई। मामा, ये आप क्या बोल रही हैं? पहली बात, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और दूसरा, नूर मुझसे बड़ी है, पहले इसकी करें ना। महम, तुझे मैं कितनी दफा कहूँ मेरे बीच में मत बोला कर, और इस नाथ पीटी की शादी मैं क्यों करूँ? हाँ, खुद उसके माँ बाप तो मर गए, इसे हमारे सर डाल गए। नूर जो कब से आंसू रोके खड़ी थी, अपनी माँ बाप के जिक्र पर तड़प कर रह गई। जा दफा हो जा, जल्दी काम कर के यहाँ से। शमीम बेगम बुड़बुड़ाते हुए कमरे से निकल गई। माहम ने नूर को कंधों से थामा। नूर, तुम्हें तो पता है मामा ऐसे ही बोल देती हैं। तो उनकी बात। नूर बीच में ही बोली, कोई बात नहीं माहम, ये तो मेरी जिंदगी में रोज का मामूल है, मैंने बुरा नहीं माना। नूर ने फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था जब नूर बहुत छोटी थी। नूर का कोई नया ननिहाल नहीं था। यही सोचकर नूर के चचा जावेद साहब उसे अपने घर ले आए, और फिर बहुत जल्द जावेद साहब को फालिज हो गया और ज़्यादा नहीं जी पाए और दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर नूर पर पहाड़ टूटे थे। अपनी चची का असल रूप जब देखा तो इस मासूम ने वक्त से पहले अपनी मुश्किल ज़िंदगी जीना शुरू की थी। उसने कभी अपना दुख किसी के सामने खोलकर नहीं रखा। उसको समझने वाले सिर्फ उसके चचा थे जो उसे छोड़कर जा चुके थे। ये क्लब का मंजर था जहाँ लड़के लड़कियां आपस में मगन थे। दिन का कोई होश नहीं था, कोई डर नहीं था कि इन लोगों को मरना भी है। महशर में किस मुंह से रब का सामना करेंगे? वेटर, एक लड़की की आवाज़ पर वेटर पलटा और उस लड़की को देखा जो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, जो घुटनों को छू रही थी और उस पर ब्लैक की जैकेट पहने थी। हैरत इस बात की थी कि इस लड़की ने रेड कलर का स्टॉलर स्कार्फ की सूरत में बांध रखा था। और वेटर, बात सुन, यहाँ एक लड़का आता है जिसको सब ब्लैक स्टार कहते हैं। क्या तू मेरे को बताएगा कि ये वो मीर कहाँ मिलेगा? वेटर सोच में पड़ गया कि इतनी प्यारी हसीन लड़की कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रही है। अबे हटेले, क्या खड़े खड़े फौत हो गया है क्या रे तू? बता कहाँ मिलेगा वो मेरे को? इस लड़की ने वेटर के हाथ में ट्रे देखी और जूस का ग्लास उठा लिया। बकेगा या लगाऊं तेरे कान के नीचे दो? नहीं, ब्लैक स्टार तुमसे नहीं मिल सकते। इनसे मिलने के लिए कितने लोग बैठे हैं, मगर वो किसी से नहीं मिलते। मैं तुम्हें इनके बारे में नहीं बता सकता, और मैं इनमें से नहीं हूँ। जाओ, उसको बोलकर जाओ कि उसकी माँ आई है। डीजे, जा अब कल्टी मार, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। निकल अब। लड़की ने डेस्क पे ग्लास पटका। वेटर भागकर ब्लैक स्टार के वेटिंग रूम में गया। इसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि वह लड़की जो उसके पीछे पीछे आ गई थी धड़ से धड़म से अंदर आई, जहां सिर्फ वेटर था और एक शख्स जो ब्लैक थ्री पीस सूट पहनकर बैठा था। सर पर एक बाल भी नहीं था। कमरे में किसी को ना पाकर डीजे का खून खौल गया। डीजे ने वेटर को घूरा। चल भाई, लंबे खंबे निकलता बन, यहाँ नजर ना आना, नहीं तो कल अखबार में तेरी न्यूज़ आ रही होगी। कल्टी मार। वेटर तो दुम दबाकर भागा था। और तू काले टकले, सच सच बता, कहाँ भागा तेरा वो काला सितारा? मैम, अबे बकरे की औलाद, बकना, नहीं तो अभी एक चपेट तेरे इस चमकते ड्रिन पर मारूंगी, नहीं तो सब उगल देगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ खुद पहली दफा आया था ब्लैक स्टार से मिलने, मगर वो आया ही नहीं। डीजे सोच में पड़ गई। अगर आज यहाँ आया ही नहीं तो फिर कहाँ गया? अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया ना तो तेरे हलक में हाथ डालकर जुबान खींच लूंगी, क्योंकि डीजे किसी की बेवजह जान नहीं लेती, और जो गलती पर हो वो डीजे से बचता नहीं। चल अब कल्टी हो। डीजे जो अपनी सोच में गुम क्लब से निकलने लगी। एक लड़की डांस में मगन डीजे के ऊपर गिरने लगी, और डीजे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अबे ओ चमकाटी, हट। डीजे ने इस लड़की को धक्का दिया और थोड़ा पीछे होकर जोर का थप्पड़ उसकी पीठ पर मारा जहां लड़की नशे में झूम रही थी। एक थप्पड़ से सारा नशा उतरा था। लड़की गुस्से से पलटी जहां एक लड़का उसे ही देख रहा था। बिना सोचे समझे एक थप्पड़ लड़के के मुंह पर लगा दिया, और फिर क्लब में हंगामा लग गया। डीजे बबल चबाती क्लब से बाहर निकली।
नूर आज अकेली आई थी। यूनी आज महम उसके साथ नहीं थी। ये भी उसने बहुत मिन्नत तरले करके शमीम बेगम को मनाया था। उसे अपने पैरों पर खड़े होना था। आज उसे पता चला था कि आज नए आने वाले स्टूडेंट की रैगिंग हो रही है। वो बहुत बच-बच कर चल रही थी कि किसी सीनियर के हाथ ना लग जाए, मगर शायद वो वक़्त कबूलियत का ना था। "हे यू लड़की!" किसी लड़के की आवाज़ पर नूर पलटी, जहाँ पर यूनी के कुछ लड़के और लड़कियाँ हैवी बाइक के पास जमकट्टा लगाकर खड़े थे। नूर ने अपनी तरफ इशारा करके कन्फर्म करना चाहा कि उसे ही बोला गया है। इनमें से एक लड़का जो बाइक पर बैठा था, गंदमी रंगत हेज़ल ग्रीन आँखें, खड़ी नाक, ब्लैक जीन्स पर रेड शर्ट पहने, शर्ट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, वहाँ सबसे हटकर लग रहा था। खूबसूरती की आला मिसाल, लड़कियाँ ही नहीं बल्कि लड़के भी उसकी पर्सनैलिटी के फ़ैन थे। "यहाँ आओ" इस लड़के की आवाज़ पर नूर हलक तर करती उसके सामने जा खड़ी हुई। अरिशमान गाज़ी ने ऊपर से लेकर नीचे तक इस लड़की को देखा। रेड जीन्स पर पिंक कलर की कुर्ती पहने, सर पर स्कार्फ बंधे, पिंक स्कार्फ में नूर का चेहरा दमक रहा था। अरिशमान बोला, "देखो लड़की, तुम्हें पता है कि नए आने वाले स्टूडेंट की रैगिंग होती है, तो समझ लो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा।" नूर ने भवें उठाकर देखा। नूर बोली, "ये रैगिंग नहीं होती, बल्कि दूसरों को तंग करना होता है, जो आप लोग कर रहे हैं।" और आप नूर अरिशमान के बराबर में खड़ी लड़की को देखकर बोली, जिसका नाम तालिया था। ब्लू कलर की डेनिम पैंट पहने, ग्रीन कलर की शर्ट पहने, जो बस कमर ही छुपाई हुए थी। "आप भी लड़कों के साथ मिलकर रैगिंग कर रही हैं। इन्हें समझाने के बजाय शर्म आनी चाहिए। हेलो, तमीज़ से बात करो मुझसे। 1 मिनट में धूल चटा दूँगी, तुम जानती नहीं हो।" अभी मुझे तालिया तुनक कर बोली, "देखो, तुम नई स्टूडेंट हो, तुम यहाँ से जान छुड़ाकर भागोगी कोई और तुम्हारी रैगिंग कर लेगा। क्योंकि इस पूरी यूनि में मेरी गैंग फैली हुई है।" अरिशमान तंजिया मुस्कुराहट से बोला। नूर के गुस्से से रगें तन गईं। "जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास।" अरिशमान बोला। "यार, तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है ना? तुम्हारे लिए आज कुछ नया करेंगे। इधर आओ मेरे पास और गाल पर किस करो। चलो शाबाश।" अरिशमान की बात सुनकर नूर का दिमाग भग से उड़ गया। नूर मुस्कुराकर आगे बढ़ी। जिस गाल पर अरिशमान का हाथ था, उसी गाल पर किस करने के बजाय एक जोरदार थप्पड़ अरिशमान के मुंह पर मारा। सबने शौक के आलम में ये मंज़र देखा। आते-जाते स्टूडेंट भी अपनी जगह पर खड़े होकर देखने लगे। कुछ के चेहरे पर खौफ, कुछ के चेहरे पर हँसी थी और कुछ हैरान थे। आज तक अरिशमान गाज़ी के सामने आज तक कोई खड़ा नहीं हो सकता था। एक मामूली लड़की ने थप्पड़ मारा था, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। "शर्म से डूब कर मर जाओ। तुम जैसे बेशर्म और बेहया लड़कों की वजह से माहौल खराब है और तालीमी इदारों का भी तुम जैसे लड़कों की वजह से नाम खराब होता है। तुम जैसे लड़कों की वजह से कितनी लड़कियों के माँ-बाप उन्हें घर से नहीं निकलने देते।" अरिशमान का बस नहीं चल रहा था इतनी बेइज्जती पर इस लड़की को अपनी शोला उगलती आँखों से भस्म कर दे। वो एक कदम आगे बढ़ा और थोड़ा झुककर नूर के चेहरे के करीब चेहरा किया। वो नागवारी से देखकर एक कदम पीछे हुई। "आज जो किया ना तुमने, तो सिर्फ इस पूरी यूनि ने देखा। अब जो तुम्हारे साथ मैं करूँगा ना, तो पूरी दुनिया देखेगी। अगर मैंने तुम्हें घुटनों पर ना झुका दिया ना, तो मेरा नाम भी अरिशमान गाज़ी नहीं। अब याद रखना, मेरी दुश्मनी तुम्हें कब्र तक याद रहेगी। तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम जीते जी मरने की दुआ माँगोगी। जाओ, जितना हँसना, बोलना, खेलना, कूदना है सब कर लो। अब मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में क़यामत लाऊँगा कि तुम मुझसे आँख मिलाने से भी डरोगी।" नूरुल एन मुस्तफ़ा कभी किसी के आगे नहीं झुकी और ना कभी झुकेगी। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। नूर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोलकर चलती बनी। "डीजे, डीजे, कौन है ये डीजे जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है?" ब्लैक स्टार ने वाइन से भरा ग्लास मार्बल के फर्श पर मारा। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ब्लैक स्टार को मात दे सके, और ये कोई छटाक भर की लड़की ने जिंदगी अजाब बना रखी है। ब्लैक स्टार फुंकारा था। अमजद ब्लैक स्टार ने अपने लेफ्ट हैंड अमजद को आवाज़ दी। "यस बॉस, मुझे 2 दिन के अंदर-अंदर इस डीजे की इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो, नहीं तो अपने काम से हाथ धो बैठोगे।" "यस बॉस," अमजद हिचकिचाया था। वो थकी-हारी घर में दाखिल हुई। आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। जहाँ पर शमीम बेगम सोफे पर बैठी टीवी देख रही थीं। "आ गई नवाबज़ादी?" नूर को देखकर वो बोली थीं। "तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, छोड़ो ये पढ़ना-लिखना और पढ़ने-लिखने के चौंचले। क्या करना है तुम्हें पढ़ लिख कर? वैसे भी तुम्हारी शादी मैं अपने भांजे से करवाऊँगी।" नूर ने तड़प कर शमीम बेगम को देखा, जो अपने नशा करने वाले भांजे से उसकी शादी करवाना चाहती हैं। ये भूल गईं कि उनकी खुद की भी एक बेटी है। अरिशमान क्लास में दाखिल हुआ तो उसके कानों से आवाज़ टकराई। पूरी यूनि के बदमाश बने फिरते थे। आज एक लड़की ने होश ठिकाने लगा दिए। वो गुस्से से हाथ की मुट्ठियाँ भींची और दिमाग की रगें तन गई थीं। "नूर मुस्तफ़ा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूँगा कि तुम्हारी रूह तक पनाह माँगेगी।"
आज नूर का रूम से बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं था। आज शमीम बेगम की बहन कनीज़ फातिमा आई थी और उनका वो नशई बेटा भी जो नूर पर नज़र गाड़े बैठा था। नूर, ए नूर, कहाँ मर गई हो? तुझे कब से आवाज़ें दे रही हूँ। बाहर आओ और आकर अपनी होने वाली सास के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर। चल, और 3 दिन बाद तेरा निकाह है, समझी तू? नूर को लगा आसमां उसके सर पर गिर गया है। क्या? नूर भागकर शमीम बेगम के कदमों में बैठ गई। चाची, प्लीज़ चाची, ऐसा मत करें, मैं मर जाऊँगी। मुझे अभी पढ़ना है, शादी नहीं करनी। प्लीज़ रोक दें, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। माहम जो अभी आई थी अपनी दोस्त के घर से जहाँ पार्टी थी, नूर को शमीम बेगम के कदमों में बैठे देख फ़ौरन नूर की तरफ बढ़ी। नूर, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? मम्मा, हम समझाओ ना चाची को, 3 दिन बाद मेरा निकाह करना चाहती हैं। प्लीज़ प्लीज़, अभी नहीं। नूर ने रोते रोते हाथ जोड़ दिए। मम्मा, क्या हो गया आपको? किससे कराना चाहती हैं आप इसकी शादी? शाहिद से करा रही हूँ मैं शादी, समझी तू? मेरी अम्मा मत बन, शमीम बेगम तनक कर बोली थी। मामा, क्या हो गया है आपको? हाँ, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? प्लीज़ मत करें ऐसा। क्या आप नहीं जानती शाहिद नशा करता है? और आप ये कैसे भूल गई कि आपकी अपनी भी एक बेटी है? माहम ने उनको आईना दिखाना चाहा। माहम शमीम बेगम गुस्से से चीखी। डीजे, जो करना है अब तुमने करना है। मैं तुम पर अंधा भरोसा करता हूँ। मुझे यकीन है तुम अपने अज़म में कामयाब होगी। बेख्तियार डीजे के मुंह से इंशाल्लाह निकला। जाओ, जो काम दिया है उसे मुकम्मल करो। ओके बॉस। नूर ने बहुत मिन्नत करी थी मगर शमीम बेगम ठोकर मारकर चली गई। पूरी रात रो रो कर गुजारी थी उसने। आज नूर का दिल नहीं था यूनी जाने का, मगर उसने सोचा कि चली ही जाती हूँ, नहीं तो इसकी चाची ताने दे देकर ही मार देंगी इसे। नूर ने यूनी में कदम रखते ही सोचा, या अल्लाह, आज मेरा इस लड़के से सामना ना हो। वो अपनी क्लास की तरफ चल दी। अचानक से सामने अरिशमान आ गया। वो टकराते टकराते बची थी। क्या बदतमीजी है ये? ओह सॉरी, मुझे आपसे माफी मांगनी थी। आई एम सॉरी। प्लीज, वो सब मैंने बस फन के लिए किया था। नूर ने गौर से देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी वाज़ेह नजर आ रही थी। ओके, माफ किया मैंने आपको। बस इतना कहूंगी कि लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी मत खेलना। नूर उसके सामने से हटने पर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। अरिशमान ने यूनी के गेट पर खड़ी अपनी गैंग को थंब का निशान दिखाया। अब आएगा मजा। नूर मैडम। ब्लैक स्टार अपने आलीशान महल में बैठा जब उसका गार्ड हाँफता हुआ आया। बॉस, अमजद को किसी ने मार दिया और उसकी जेब से ये लेटर निकला है। ब्लैक स्टार ने उसके हाथ से लेटर झपटा। क्या यार, काले सितारे, मैंने सुना है तू मुझसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। तो सुन, मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ कि तुझसे मिलने आऊंगी, समझा तू? जब वक्त आएगा जरूर मिलूंगी, समझा? और तू सोच रहा होगा कि मैं तेरे पीछे क्यों पड़ गई। खत्म कर अपने ये गलत काम, वक्त है तेरे पास। नहीं तो जिस दिन तेरा मेरा सामना होगा वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा, और तू जिस जिस से मेरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा, तेरा वो हर बंदा मार दिया जाएगा। छींक की आवाज से कांच टूटा था। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं डीजे, तुझे वो मौत दूंगा कि तू मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी। खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ना पाशा? ब्लैक स्टार ने अपने गार्ड को आवाज दी। यस बॉस, कुछ भी करो, कैसे भी करो। डीजे चाहिए मुझे, समझे? दफा हो जाओ अब। ये गाजी घराने का मंजर है। इस घर में 5 लोग रहते हैं। सबसे बड़े घर के इसहाक गाजी और उनकी बेगम हमना गाजी, फिर इनके 3 बच्चे, सबसे बड़ा अरिशमान गाजी, फिर अरमान गाजी और फिर ईमान गाजी। सब खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थे। इसहाक साहब की आवाज़ गूंजी। अर्श, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हर जगह सोशल मीडिया, हर जगह तुम्हारा मजाक बनाया जा रहा है। तुम्हें किसी लड़की ने थप्पड़ मारा है, क्या ये सच है? अरिशमान का चावल में घूमते चम्मच हाथ थमा। हमना बेगम और ईमान ने हैरत से अर्श की तरफ देखा। अरिशमान जैसे यूं ही पहुंचा, नूर उसे कैंटीन में नजर आई, किताबों में गुम। कुछ सोचकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। हाय। अर्श की आवाज पर नूर ने सर उठाया। उसने बिना कोई जवाब दिए वापस किताब पर झुक गई थी। अरिशमान का दिल कर रहा था कि इस अकड़ू लड़की का मुंह तोड़ दे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसने गुस्सा जब्त करके कहा। नूर ने सर उठाकर अर्श को देखा। आपको कोई काम था मुझसे? अगर काम है तो बात करें, नहीं तो मैं हर एक से बात नहीं करती। नूर ने बोलकर सर वापस झुका दिया। मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, सॉरी। नूर ने मसरूफ अंदाज में कहते जाने के लिए खड़ी हो गई और किताब उठाकर चल दी। एक वक्त आएगा जब तुम खुद अपनी किस्मत को कोसोगी। नूर मुस्तफ़ा। नूर कैंटीन से निकलकर क्लास की तरफ जाने लगी। अचानक एक लड़का नूर से जोर से टकराया। ओह सॉरी सॉरी, मैं देख नहीं सका। नूर बोली। तो क्यों नहीं देख सके? आंख खरक कर आए हो, देख कर चला करो, समझे? लड़का तो बस सर हिलाकर निकल गया और नूर क्लास में बैठी प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर की क्लास में दाखिल होने पर पूरी क्लास में खामोशी छा गई। हेलो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास में एक स्टूडेंट का इजाफा हुआ है, प्लीज कम मिस दानिया। एक प्यारी सी लड़की क्लास में दाखिल हुई, ब्लैक जीन्स पर पिंक शॉर्ट फ्रॉक पहने।
गले में गोल्डन कलर का स्कार्फ पहने, बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, गोरी रंगत, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए बहुत प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी। धीरे धीरे चलती क्लास में दाखिल हुई और सबको मुस्कुराकर देखती नूर के बराबर में आकर बैठ गई। नूर ने एक नजर उठाकर उसे बैठते देखा और हल्का सा मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, क्या हमें अपना दोस्त बनाएंगी? नूर ने पहले उसके हाथ को देखा और फिर उसे उसके चेहरे पर चमक देखकर इनकार ना कर पाई और हाथ मिलाकर मुस्कुराई। तो अस्सलाम, हम जी बिल्कुल, अब आप तो बहुत प्यारी हो। दानी ने मुस्कुराकर नूर को देखा। हमना बेगम आज पूरा घर सर पर उठाए हुए थी। आज इनको दूसरा बेटा अरमान लंदन से वापस आ रहा था। अरमान की पसंद का खाना बनाया जा रहा था। अरिशमान एयरपोर्ट गया हुआ था अरमान को लेने। ईमान भी अरमान के कमरे की सफाई करवा रही थी। साहब, डीजे की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, इस फाइल में है। ब्लैक स्टार आंखों की लेंस बदल रहा था जब उसका आदमी अंदर आया। ब्लैक स्टार ने फाइल टेबल पर रखने को कहा और जाने के लिए पलटा। पीछे से गोली चली और गार्ड जमीन पर पड़ा था। अब इतनी भी तमीज नहीं है कि दरवाजा नॉक करके आते हैं। नॉन मैनर्स। अरिशमान एयरपोर्ट पर खड़ा मोबाइल यूज कर रहा था। इतने में सामने से अरमान गाजी आता नजर आया। ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, उस पर लेदर की जैकेट पहने, गोरी रंगत, खड़ी नाक, आंखें नजर नहीं आ रही थी गॉगल्स की वजह से, नहीं तो वो भी दिखाती। होठ भी अच्छे थे। हाय ब्रो, कैसे हो? अरमान आते हैं अरिशमान से चिपट गया और अरिशमान भी मुस्कुराकर गले लगा। चलो भाई घर, मामा ने कॉल कर करके परेशान कर दिया है कि इनके लाड साहब आए या नहीं। मैं भी बहुत खुश हूँ, इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ। अरमान ने आंखों से चश्मा हटाया। ये तेरी आंखों को क्या हुआ? और इसका कलर? वो कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा हैंडसम लगने के लिए लेंस लगाए हैं। अरमान ने आंख मारी और अर्श बस मुस्कुराया। नूर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी दानिया से, दोनों अब साथ साथ पाई जाती थी। नूर, हमें एक बात बताएं, आप क्या बनना चाहती हैं? नूर ने अपने बराबर में बैठी दानी को देखा। मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि लोग मेरी मिसाल दें। आजकल के दौर में लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि दुनिया याद रखे। और तुम क्या बनना चाहती हो? नूर ने उसका सवाल उसी से कर डाला। अरे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने पूछा है कि तुम क्या बनना चाहती हो। नूर ने ताज्जुब से देखा। अगर मैं कहूँ कि कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही कामयाब हूँ। दानिया ने खोए हुए लहजे में कहा। क्या पहले से कामयाब? कैसे? अरे कुछ नहीं, बस मेरे ख्याल में आप जैसे हैं। दानिया ने बात घुमाई। नूर भी सर झटक कर रह गई। नूर का यूनी में आज टेस्ट था। वो घर का सारा काम करके भागी भागी यूनी पहुंची। गेट पर दानिया खड़ी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। नूर को देखकर हाथ हिलाया। वो मुस्कुराकर उसने भी हाथ हिलाया। दोनों मुस्कुराकर अंदर की तरफ चल दी। इन्हें यूनी में पता चला कि आज टेस्ट नहीं होगा, आज प्रोफेसर नहीं आए थे। नूर को सुनकर तो बहुत गुस्सा आया, मगर फिर करती भी क्या। नूर, आप ही देखें, टेस्ट ही नहीं हुआ। मैंने तो इतनी तैयारी की थी। दानिया मासूम सा मुंह बनाकर बोली और नाक को छूते चश्मे को दुरुस्त किया। नूर ने मुस्कुराकर देखा और दानिया, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? तुम बहुत प्यारी हो यार, इतना प्यारा बोलती हो। वो मुस्कुरा दी। अर्श ने दोनों को देखा जो एक दूसरे से बातों में मसरूफ थी। तालिया अर्श की कज़न, जो अर्श को ही देख रही थी, जो बस नूर और दानिया को देख रहा था। तालिया का बस नहीं चल रहा था नूर को गायब कर दे। ये अर्श, मैं देख रही हूँ कल तक जिसको सबक सिखाना चाहते थे, आज इन नजरों में तो कुछ और नजर आ रहा है। अरिशमान ने तालिया को देखा और वापस अपनी गैंग की तरफ घूमा। एक दफा अरिशमान गाजी किसी से दुश्मनी कर लेना तो मरते दम तक नहीं भूलता। फिर इस लड़की ने तो मेरा भरी यूनी में तमाशा बनाया था, इसकी कीमत तो इसे चुकानी ही होगी। तालिया बेबी। तालिया को उसकी बात जानकर तसल्ली हुई। आखिर मोहब्बत थी अरिशमान गाजी से तालिया को। बेबी आ जाओ, हमारे साथ बैठो, कुछ खाओ, आ जाओ, हम खिला देते हैं। नूर और दानिया जो कैंटीन में बैठी अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। यूनी के ही कुछ लड़के जो उनसे आगे वाली टेबल पर बैठे थे दानिया और नूर को तंग करने लगे। अचानक उनमें से एक लड़का उठा और दानिया का दुपट्टा पकड़ लिया। दानिया ने घबराकर नूर का बाजू पकड़ लिया। नूर गुस्से से अपनी जगह से उठी। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो इसका दुपट्टा। हाय, सब्र रखो, इसके बाद हम तुम्हारा ही तो दुपट्टा पकड़ेंगे, लड़का मैंने खेजी से बोला। दानिया भागकर नूर के बराबर में खड़ी हो गई। अभी मुझे डर 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 लग रहा है, प्लीज जल्दी चले यहाँ से, हमें कुछ नहीं खाना। नूर ने आगे बढ़कर इस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा। बदतमीज इंसान, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो बाहिर लड़कियों पर नजर डालते? जरा भी शर्म नहीं आती? अरे अगर कोई तुम्हारे घर की इज्जत के साथ ऐसा करे तो गैरतें जाग जाती हैं। फिर उन्होंने खा जाने वाली नजरों से घूरा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी? लड़के ने आगे बढ़कर हाथ उठाया। नूर ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, मगर उसे लगा कि थप्पड़ नहीं लगा है, तो हाथ हटाकर देखा जहां इस लड़के का हाथ अरिशमान की गिरफ्त में था। अर्श ने एक मुक्का लड़के की नाक पर मारा था। तुम लोगों को मैंने मना किया है ना कि अब किसी लड़की को परेशान मत करना, समझ नहीं आती? लड़के की हवा टाइट हो गई अरिशमान को देखकर। भाई वो तो हम बस
क्या? अर्श ने घूरा। कुछ नहीं भाई, सॉरी। सिस माफ कर दें प्लीज। दानिया तो खड़ी खड़ी कांप रही थी। नूर ने बस सर हिलाया और आगे बढ़ गई। सुने, अर्श की आवाज पर वो पलटी। अब तो दोस्ती करने मुझसे। अब आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं, मैं वैसा नहीं हूं जैसा आपको लगता है। नूर ने अर्श की आंखों में देखा जहां सच दिखाई दे रहा था। मैं कह रही हूँ आपसे कि मैं नहीं करती लड़कों से दोस्ती, आप प्लीज दूर रहें मुझसे। दानिया ने मुस्कुराकर अर्श को देखा। अर्श ने गुस्से से दानी को घूरा और दानी ने हाथ से बुक नीचे फेंकी। उफ, मेरी बुक्स प्लीज, आप मेरी बुक्स उठाने में हेल्प कर सकते हैं। नूर खड़ी तमाशा देख रही थी। उसने सामने लड़कों को देखा जो उसे वार्निंग दे रहे थे। अर्श ने झुककर किताब उठाई। क्यों आई हो यहाँ, क्या चाहिए अब तुम्हें? दानिया मुस्कुराकर धीमी आवाज में बोली। क्या यार, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? शट अप, बकवास बंद करो अपनी। अर्श ने दांत किचकिचाए। क्या हो गया दानी, किताबें उठाई ही नहीं जा रही हैं क्या? नूर ने बेजारी से दोनों को नीचे बैठे देखा। नहीं नहीं, चले आप ही हो गया। दानिया ने अर्श को आंख मारी थी। दोबारा से आई से तो जरूर से फिर से किसी की मौत आई है। आखिर यहाँ आई ही क्यों, पता लगाना पड़ेगा। हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरे। अर्श ने मुट्ठी बनाकर घुटने पर मारी। दानिया, आप चले, मैं अभी आई। मेरी कुछ बुक्स लैब में रह गई हैं और मुझे काम भी है। नोट्स बनाने के लिए भी बुक्स की ज़रूरत है। एक काम करें, आप घर चली जाएं, मैं चली जाऊंगी। नूर ने मुस्कुराकर देखा। ओके, घर जल्दी जाना और पहुंचकर मैसेज कर देना। ओके जी, आप ही कर दूंगी, बाय। दानिया ने यूनी की बैक साइड पर आकर सीटी मारी। वही लड़के ग्रुप बनाकर खड़े थे और डग्स ले रहे थे। दानिया की तरफ मुड़े। वाह बीबी, इस वक्त तो बड़े पारसा बन रही थी और अब खुद आगे ही चलकर। दानिया ने चश्मा उतारकर बैग में डाला और शर्ट की आस्तीन पीछे करती आगे बढ़ी। बालों को उठाकर पोनी में किया। अरे यार, लो समझो, करा ना, अपने साथ एक लड़की थी ना रे। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती थी कि मैं कौन है। आए, इस लड़की की जुबान को क्या हो गया? इस दानिया में और उस दानिया में कितना फर्क है ना। वहां पर खड़े लड़के कानों में बातें करने लगे। हे लड़की, कौन है तू? इस वक्त तो बड़ी मासूम बन रही थी, अब क्या कर रही है यहाँ? दानिया ने दुपट्टा उतारकर कंधे पर डाला, एक साइड आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ करके कमर के नीचे से निकालकर गिरा लगाई। अच्छा देख, मैं सिर्फ इन लोगों को सच बताती हूँ अपने बारे में, जो अगले पल ऊपर कटने वाले होते हैं। तुम लोगों को भी बताती हूँ, आखिर तुम लोग कोई मामूली थोड़ी हो। तुम लोगों ने मेरा दुपट्टा थामा था, अब मैं तुम सबको थामने आई हूँ। और तू काले, दानिया ने इनमें खड़े एक लड़के की तरफ इशारा किया, तूने पूछा था ना मैं कौन, तो सुन, मैं हूँ तुम सबकी माँ और दुश्मन। मुझे डीजी कहते हैं। दानिया ने पैंट की जेब से ब्लैक गॉगल्स निकाल कर लगाए और फिर जो धुलाई हुई थी लड़कों की, अब क्या ही बताऊं। सबको अपने नाना, मामू, चाचा, फूफा सब याद आ गए थे। दानिया ने हाथ में पकड़ी अपनी हैवी बाइक की चाबी घुमाई और गाना गुनगुनाती हुई बाइक पर बैठी और ये जा वो जा। दुनिया रखूं जूतों के नीचे, तू कहे तो बन जाऊं डीजे। दिन रात बजाऊं गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने। अब बताऊंगा मैं तुझे डीजे। ब्लैक स्टार ने अपने सामने रखी ब्लैक फाइल को देखकर कहका लगाया। गुड जॉब पाशा, तुमने सारी मालूमात आखिर निकाल ही ली। तुम्हारा इनाम तुम तक पहुंच जाएगा। अचानक अरिशमान दरवाजा खोलकर रूम में दाखिल हुआ। अरमान गड़बड़ाकर पलटा। अरिशमान जो यूनी से आकर अरमान के पास आया था, जो शायद किसी से फोन पर मसरूफ था। अरमान को लगा उसने सब सुन लिया। भाई आप कब आए? अरे तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? इतना घबरा क्यों रहे हो? किसी से बात कर रहे हो? और जो मेरे आने पर डर गए थे। अर्श ने अबरू उठाकर तंजिया कहा। भाई आप कब आए? अरे तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? अर्श ने अबरू उठाकर तंज किया। अरे नहीं भाई, वो तो बस मैं लंदन के दोस्तों से कुछ बात कर रहा था। अर्श ने सर हिलाया। किसी दिन मैं मारा जाऊं। अरमान ने पसीना साफ किया था। ब्लैक स्टार पर पाशा ने आपसे मिलने से मना कर दिया है। वो अपने सारे काम छुपकर करता है। वो कह रहा है आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं सामने आकर कभी नहीं काम करूंगा। वॉट, इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे मना करेगा? जाओ उससे कहो कि वो भले सामने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ब्लैक स्टार तुम्हें खुद पहचान लेगा। और कहो उससे कि जो काम दिया है वो 2 दिन में हो जाए, क्योंकि मुझे उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं। अर्श आज बहुत खतरनाक इरादों से यूनी पहुंचा था। नूर दानिया की किसी बात पर हंस रही थी। अर्श सीधा प्रोफेसर के ऑफिस में गया और फिर 2 घंटे बाद बाहर आया। अब चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नूर और दानिया नोट्स बना रही थी क्लास में जब प्रोफेसर क्लासरूम में दाखिल हुए। सलाम बच्चों, मुझे आप सब लोगों से जरूरी बात करनी है। 2 दिन बाद यूनी में पार्टी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर आएं। प्रोफेसर अपनी बात कहकर निकल गए थे और नूर का आने का कोई इरादा नहीं था। नूर ने दानिया से डिस्कस करने के लिए अपने बराबर में बैठी दानिया की तरफ मुंह किया। दानी, नूर ने उसे आवाज दी, मगर शायद वो कहीं और खोई हुई थी। दानी, नूर ने कंधा पकड़कर हिलाया और वो हड़बड़ाकर उसने देखा। क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो? मुझे
नूर को बता देना चाहिए। दानी नूर की तरफ देखा था। नूर मेरी बात सुनो। दानी ने क्लास में नजर घुमाई। क्लास में अब बस कुछ स्टूडेंट बैठे थे, बाकी सब प्रोफेसर की बात सुनते निकलते चले गए थे। नूर मेरी बात ध्यान से सुनो और जाने दोनों में क्या बातें हुई जैसे सब अनजान थे। अरिशमान घर आया। अरमान घर नहीं था। हमना बेगम किचन में खाना बना रही थी। सलाम मॉम। बेटा आपसे कितनी दफ़ा कहा है सलाम पूरा किया करो। हमना बेगम ने अर्श को घूरा। ओ सॉरी मामा, अब पूरा करूंगा। अच्छा ये बताइए अरमान और ईमान कहाँ हैं? आजकल दोनों ही नजर नहीं आ रहे और बाबा भी आजकल घर में नहीं है। बेटा अरमान तो अपने किसी दोस्त की तरफ गया है और ईमान अपने रूम में पढ़ रही है। बाबा आपके ऑफिस गए हैं। हम सही। अच्छा मामा आप प्लीज ईमान के कमरे में पासा तो भिजवा दें, मैं उसके पास जा रहा हूँ। अर्श हमना बेगम के गाल खींचते ऊपर की तरफ चला गया और ईमान के कमरे में। उसने लॉक पर हाथ रखा मगर अंदर से आने वाली आवाज पर रुक गया। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो फिर तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। जाने अगली तरफ से क्या कहा गया था। देख लूंगी मैं। इस बब अरिशमान दरवाजा खोलकर रूम में आया। ईमान जो बेड पर बैठी राजो न्याज कर रही थी एकदम झटका खाकर उठी। बब भाई आप किससे बात कर रही थी? हम ईमान डर से कांपने लगी। बब भाई वो अर्श ने ईमान से मोबाइल छीना और नजर स्क्रीन पर पड़ी और फिर नजर उठाकर ईमान की तरफ देखा। क्यों क्यों कर रही थी तुम इससे बात? हाँ, जब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं रहा तो फिर तुम उससे राब्ते में क्यों हो? अर्श मान चीखा था। भाई अर्श ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से आप ईमान से बात कर रहे हैं? आए आप भी देखें आपकी लड़की क्या कर रही है। हमना बेगम ने अर्श के हाथ से मोबाइल लिया। ईमान बेटा ये क्या किया आप? अब भी इससे राब्ते में हो और कब से? भाई मामा मैं आप लोगों को सब बता दूंगी, प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुने। अर्श ने उसे आगे बढ़कर बेड पर बिठाया और उसके आंसू साफ किए। बोलो भाई वो। और अरिशमान सब सुनने के बाद अपने रूम में आया। आते ही बेड पर ढह गया। आंखें बंद की तो नूर का चेहरा सामने आया। उफ, ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों ये लड़की बार बार मेरे सर पर सवार हो रही है? क्या तालिया सही कह रही थी? कहीं मुझे इससे मोहब्बत नहीं? नहीं, दुश्मन है वो मेरी। उसने मेरी बेइज्जती की थी। इतनी आसानी से मैं माफ नहीं करूंगा। बदला तो उससे लेना ही पड़ेगा। यूनी में आकर नूर परेशान बैठी थी। जब दानिया आकर बराबर में घास पर बैठी। नूर तुम बस दानिया तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा मजाक बनाया। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, चली जाओ यहाँ से। पर नूर मैं नहीं जाऊं। दानिया जैसे ही उठकर गई वहां अरिशमान आ गया था। हाय कैसी हो? नूर ने अर्श की तरफ देखा। पहले जो उसे बदतमीज समझती थी अब थोड़ा कम बदतमीज समझती थी क्योंकि उसके बाद से अरिशमान शायद सुधर गया था। फरमाए कोई काम? नूर यार देखो आई एम सॉरी, मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज मेरे ये जुड़े हुए हाथ देख लो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आते जाते लड़कों ने देखा तो भागकर अर्श की गैंग को बोलने भागे। अर्श की सारी गैंग भी जल्दी से वहां आ गई। तालिया तो हैरत से अर्श को दिख रही थी जो नूर के आगे हाथ जोड़े बैठा था। प्लीज नूर मैं नहीं जानता मुझे कब तुमसे मोहब्बत हुई, शायद उस दिन ही जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा और बताया कि एक लड़की की इज्जत क्या चीज होती है। नूर के कान तो साए साए कर रहे थे। मोहब्बत ये क्या बोल रहे हो तुम? अरिशमान ने नूर के घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया और तालिया को लगा उसकी आंखों में किसी ने मिर्ची से भर दी हो। वो आंखों में आंसू लिए पलट गई थी। नूर को बुरा नहीं लगा था, जाने क्यों। वो तो हर खुशी के लिए तरसी थी। ना माँ थी ना बाप, बस एक चाची और कजन थी। चाची बस सितम करती थी, बस माँ हम ही थी जिसको हमदर्दी थी नूर से। नूर ने अर्श की आंखों में देखा जहां सिर्फ सच नजर आ रहा था। अर्श ने अपनी जैकेट से रिंग निकाली और नूर का हाथ मांगा। नूर ने अपने आसपास नजर घुमाई जहां तकरीबन पूरी यूनी ही जमा थी। नूर ने थोड़ा हिचकिचाकर हाथ बढ़ाया। अर्श की गैंग ने हुटिंग की और वहां दो लोग ऐसे थे कि अपनी किस्मत पर रो रहे थे तो दूसरा दुश्मनी की आग में जल रहा था। महम यार उठ जा, देख चाची आकर डांटेंगी। यार बस आज का काम कर ले, आज मेरा यूनी में टेस्ट है। नूर बोली अच्छा मेरी जान मैं कर लूंगी काम, तुम जाओ। महम को बेचारी पर तरस आ ही गया। शमीम बेगम कमरे के दरवाजे के बीच में खड़ी थी। अंदर आई। कहाँ लाडो रानी, भूल गई आज तेरा निकाह है? तुझे इस दिन कहा था ना। मगर मामा मैंने भी तो आपसे कहा था कि अभी नूर को पढ़ना है। देख महम हजार दफा कह रही हूँ कि जब मैं इससे बात कर रही हूँ तो तू ना बीच में मत बोला कर। मगर मम चुप, बिल्कुल चुप। और तू? शमीम बेगम नूर की तरफ मुड़ी और अपने आंसू पी रही थी। जा रख ये बैग वगैरह और जाकर तैयारी कर और फिर तेरा निकाह है ताकि मेरी जान छूटे तुझसे। चाची प्लीज ऐसा मत करें, मैं आपका सारा काम करूंगी, प्लीज अभी नहीं करनी शादी। मामा आप नूर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं करूंगी शाहिद से शादी। क्या? शमीम बेगम सदमे से बोली। तू पागल है क्या? तेरे लिए तो मैं अच्छा सा लड़का ढूंढ रही हूँ। अच्छा मेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रही है वो? और ये माहम ने नूर का बाजू पकड़कर आगे किया। इसके लिए ये नशा करने वाला ढूंढा है? मामा खुदा का नाम ले, आपको मुंह दिखाना है उसके माँ बाप को महशर में। आपका दामन पकड़ेंगी ताई मामा।
तब आपके खाली हाथ रह जाएंगे। माहम आखिर में रो पड़ी। माहम और नूर दोनों रोते रोते जमीन पर बैठ गईं। दोनों गले लगकर रोने लगी। शमीम बेगम भी तड़प गई थी अपनी बेटी की बातों से। वो चुपचाप नम आंखें लिए चली गई। मामा मामा प्लीज मत करें ऐसा, मत करें। माहम उनके पीछे भागी, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। अर्श पूरी यूनी में नूर को ढूंढ रहा था, मगर वो होती तो मिलती ना। अर्श की नजर दानिया पर गई, जो पूरी यूनी पर नजरें घुमा रही थी। हेलो, दानिया ने आवाज पर पलट कर देखा। बोलो। नूर कहाँ है? वो मुझे नजर नहीं आई। मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। अर्श ने हाथों की मुट्ठी बनाई। गुस्से से दिमाग की रगें तन गई थी। तमीज से बात करो। नहीं तो तुमसे बदला मैं भूला नहीं हूँ। दानिया ने आंखों से नजर का चश्मा हटाया और अपनी लाल आंखें अर्श की आंखों में गाड़ी। क्या समझते हो जो मैंने किया वो सब जानबूझकर किया था? मेरी मजबूरी थी, समझे? वाह, कैसे इतनी ओवर एक्टिंग कर लेती हो? हाँ, अर्श ने मजाक उड़ाया। जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दानी बोलकर पलटी और अर्श ने दानिया का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ यूनी की बैक साइड पर लाया। क्या समझती हो खुद को? हाँ, और क्यों मेरी बहन से बात कर रही थी? कल तुम, अब उसके पीछे पड़ गई हो। और कौन है ये ब्लैक स्टार? और तुम कैसे जानती हो क्यों ब्लैक स्टार के पीछे पड़ी हो? ओह, अब समझा। शायद वो मुझसे भी ज्यादा पैसों वाला होगा। अर्श ने थोड़ी पर मुका बनाकर रखा। तुमने उस वक्त भी गलती की थी, आज भी गलती कर रहे हो। वैसे तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं, न शक करने वाली। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे बाप बनने की कोशिश मत करना, समझे? दानी ने अपना हाथ झटके से अर्श के हाथ से निकाला। अच्छा, पहले तो तुम्हारी सारी बातें मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होती थी। हाँ, अर्श ने तंजिया कहा। दानी की आंखें नम होने लगी थी, मगर वो इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे कोई गलत रिश्ता नहीं रखा था, जो सब कुछ मेरा तुमसे मंसूब हो गया हो। मंगनी की थी तुमने मुझसे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, तुम मेरे पीछे आए थे, समझे? अपना ये सारा गंद मुझ पर मत डालो। हाँ हाँ करी मैंने मंगनी, और अपना वक्त निकालने के बाद भागी अपने घर से। तुम मत भूलो मंगनी क्यों टूटी थी, क्योंकि तुम एक भागी हुई लड़की हो, और एक भागी हुई लड़की कोई नहीं ब्याता। दानी का सबर जवाब दे गया था। बस बस। दानी अपने कानों पर हाथ रखकर चीखी। खबरदार अरिशमान गाजी, जो मेरे किरदार पर अगर उंगली भी उठाई तो क्या क्या कर लोगी तुम? हाँ। थोड़ी देर गुजरी थी जब दरवाजा बजने की आवाज। माहम सर पर दुपट्टा रखते गेट खोलने लगी। सामने बड़ी शान से शायद दो तीन गवाह के साथ खड़ा था। अरे छोटी बुलबुल, अंदर नहीं बुलाओगी? आज तुम मेरी साली और आधी घरवाली होने वाली हो। शाहिद मुंह में पान चबाते बोला। गिरेबान के बटन खुले थे। नहीं है यहाँ कोई शादी, जाओ यहाँ से। माहम बोली। क्या बक रही है, हट सामने से। शाहिद माहम को धक्का देकर अंदर आया। शमीम बेगम और नूर भी शोर सुनकर बाहर आ गए थे। शायद शमीम बेगम चीखी। ये क्या जहालत है? हाँ अच्छा खाला, और तेरी बेटी जो बक रही है कि यहाँ कोई शादी नहीं, और आज तो मैं इस फूल को अपना बनाऊंगा। शाहिद नूर को देखकर बोला, जो एक जगह खड़ी थी। शाहिद नहीं करूंगी मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे, खबीस, दफा हो जाए यहाँ से। अरे तुझे बात करने तक की तमीज नहीं? नूर ने सर उठाकर हैरत से शमीम बेगम को देखा, जो से अपनी बेटी कह रही थी। नूर की आंखें नम होने लगी। माहम जो दरवाजे के पास खड़ी थी मुस्कुरा दी। अच्छा, ये तुझे इतने सालों बाद इससे कौन सी मोहब्बत जागी है? क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और मैंने नूर की माँ बनकर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मैं अब अपनी इस गलती को सुधारूंगी। ए, ज्यादा मत बन वरना। शाहिद ने कमीज उठाकर शलवार में उड़सा, चाकू निकाला। माहम और नूर की चीख निकलते निकलते रह गई। अगर नूर ना सही तो ये माहम सही। शाहिद ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते और माहम का बाजू खींच कर अपने से लगाया। बदतमीज जलील इंसान, दिखाती ना तूने अपनी औकात? हाँ, देख खाला, ज्यादा मत बोल वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। शाहिद ने चाकू माहम की गर्दन पर रखा। मैं करूंगी तुमसे शादी, छोड़ दो माहम को प्लीज। नूर ने जारों की तार रोते शाहिद के सामने हाथ जोड़ दिए। शाहिद ने जैसे चाकू हटाया, माहम भागकर नूर और शमीम बेगम से चिपक गई। नहीं नूर बच्चे, मैंने तेरे साथ जो किया है प्लीज माफ कर दे बच्चे। शमीम बेगम ने नूर के आगे हाथ जोड़ दिए। मगर मैं तेरी शादी इससे नहीं होने दूंगी। नहीं चची, मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज। अबे ओ बंद करो ये ड्रामा, समझे? चल निकाह कर हमारा। शाहिद ने आगे बढ़कर नूर का हाथ पकड़ा, और वो बेबसी से शमीम बेगम को देख रही थी। देख शाहिद, छोड़ छोड़ नूर का हाथ। वो आगे बढ़कर नूर का हाथ शाहिद के हाथ से निकालने लगी। उफ, खाला तू पीछे हट नहीं। तो शाहिद ने चाकू वाला हाथ उठाया। शमीम बेगम ने घूरा। मुझे मारेगा? हाँ मार चल। शमीम बेगम अभी भी हाथ छुड़ा रही थी। अभी हट। शाहिद ने गुस्से में चाकू वाले हाथ से धक्का देना चाहा, मगर चाकू की नोक नूर की तरफ थी। शमीम बेगम धक्के से नीचे गिरी, और शाहिद को अपने हाथ पर कुछ गरम गरम महसूस हुआ। उसने सर नीचे किया, जहां चाकू पूरा नूर के पेट के अंदर चला गया था। मैंने नहीं किया। नूर ने लाल बहती आंखों से अपने पेट की तरफ देखा और नीचे बैठती चली गई। नो नूर। माहम और शमीम बेगम चीखी। जलील इंसान, तो तूने मेरी बच्ची। नूर रुक रोक, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। शमीम बेगम अंदर की तरफ भागी।
शाहिद पुलिस के नाम से डरता घबरा कर चाकू वहीं फेंकता अपने साथ आए लोगों को लेकर उल्टे पैर भागा। नूर दर्द से तड़पते बेहोश हो गई। मामा मामा पुलिस को छोड़े, पहले नूर को अस्पताल लेकर जाना है। जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करे मामा जल्दी, माहम चीखती और शमीम बेगम मलामत में खड़ी थी। जल्दी से अंदर की तरफ भागी। दानी को जैसे ही पता चला नूर का भागी भागी अस्पताल आ गई। नूर का आईसीयू में ले जाया गया था। शमीम बेगम अफसोस सी करती बैठी थी। माहम को अचानक कुछ याद आया। नूर कभी माहम से कुछ नहीं छुपाया था। नूर ने अरिशमान के प्रपोज करने वाली बात माहम को बता दी थी और माहम ने नूर के मोबाइल से अर्श को कॉल की, मगर दूसरी तरफ कॉल नहीं उठाई जा रही थी। आंटी किसने किया नूर के साथ ऐसा? दानिया ने लाल आंखों से शमीम बेगम को घूरा। बेटा, और फिर शमीम बेगम ने दानिया को सारी कहानी बता दी। सही, अब मैं देख लूंगी इस शाहिद को। अरिशमान इस वक्त क्लब में था जब उसके पास नूर की कॉल आई। अर्श तालिया के साथ डांस में मसरूफ था और अर्श ने बेजार होकर मोबाइल देखा जहां नूर का नंबर जगमगा रहा था। तालिया ने जलकर अर्श के मोबाइल को घूरा। बेबी प्लीज, अभी तुम डांस करो, बाद में करना नूर से बात। अर्श को भी नूर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसे बस अपना बदला पूरा करना था। ब्लैक स्टार ने फाइल खोली और सामने लगी डीजे की तस्वीर को देखा। तो तुम हो डीजे? अरे वाह, हो तो तुम बड़ी प्यारी। चलो कोई बात नहीं। ब्लैक स्टार ने टेबल से मोबाइल उठाया। अब्बास पाशा को मेरा पैगाम दो कि कल मुझे डीजे अपने कब्जे में चाहिए, वो वक्त भी आ गया है। अरमान अपने दोस्तों में खड़ा था। ब्लैक शर्ट, रेड लेदर की जैकेट, ब्लैक ही जींस पहने, संजीदा सी गहरी काली आंखें लिए। जब उसके मोबाइल की बीप बजी, अरमान ने मोबाइल निकाला और मैसेज देखकर किसी गहरी सोच में खो गया। नूर को होश आ गया था, अब वो खतरे से बाहर थी। शमीम बेगम नूर का हाथ थामे बैठी थी और बस मुसलसल अपनी गलतियों की माफी मांगे जा रही थी। बस चची, मुझे शर्मिंदा मत करें। नूर ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी की। माहम ने माहौल को ठंडा करना चाहा। अरे वाह भाई, मामा आपको एक बेटी दोबारा मिल गई तो मुझे भूल गई? अरे हाँ तो क्या हुआ, इतने साल मैंने तेरे लाड उठाए, अब मैं अपनी इस बेटी के लाड उठाऊंगी। शमीम बेगम ने नूर के सर पर हाथ फेरा और नूर नम आंखों से मुस्कुरा दी। चल बच्चू, माहम तू तो नूर के पास बैठ, जरा मैं दवाई लेकर आती हूँ अपनी बेटी की। माहम, तुमने अर्श अर्श को बताया है? हाँ नूर, मैंने बताने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम्हारे अर्श ने कॉल ही नहीं उठाई और ना दोबारा कोई कॉल आई। नूर की आंखों से आंसू गिरा। आज 4 दिन हो गए थे नूर यूं ही नहीं आ रही थी। अर्श को अब परेशानी होने लगी थी। अर्श ने दानी को ढूंढते उससे ही पूछ सका कि नूर क्यों नहीं आ रही, मगर आज तो दानिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक वहां तालिया आ गई। हाय अर्श, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? अर्श ने ऊपर मुंह करके सांस खारिज की। हाँ यार, बस थोड़ी फिक्र हो रही है नूर की, इतने दिन हो गए हैं यूनी क्यों नहीं आ रही है वो। वाह भाई वाह, तुम तो इससे बदला लेने वाले थे, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें नूर की। तालिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाई। ओ हेलो, कोई हमदर्दी वमदर्दी नहीं हो रही मुझे उससे, बस मुझे लग रहा है कि अब बदला पूरा कर लेना चाहिए। अर्श ने तालिया को मुस्कुराकर देखा। पता करना है आखिर आ क्यों नहीं रही। अर्श सोच में डूब गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दानिया की यूनी में एक दोस्त है, मैं इसे पूछती हूँ। आखिर दानिया दोस्त है नूर की। अगर सबा दानिया से उसका और नूर का पूछेगी तो बताना तो पड़ेगा ना उसको। अर्श ने सर हिलाया। ओके, तुम पता करो जरा, मैं आता हूँ। अर्श के जाने के बाद तालिया सोच में डूब गई। नहीं, इस बार अर्श तुम्हें मैं नूर का नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मंगनी मैं नहीं जानती क्यों टूटी थी, मगर अब मैं तुम्हें नूर का होते नहीं देख सकती। कुछ कर तालिया, कुछ कर। ओह यस, तालिया के जहन में झमाका हुआ। अब आएगा मजा। चल तालिया, शुरू हो जा। अर्श कैंटीन में बैठा था जब तालिया भागती हाँफती कांपती अर्श के पास आई। अर्श अर्श, बहुत बुरी खबर है। नूर कुछ दिन पहले अपने मोहल्ले के एक लड़के के साथ भाग गई। व्हाट? अर्श धाड़ा। तुम क्या पागल हो गई हो? नूर ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। मैं सच कह रही हूँ अर्श, मेरा यकीन करो। तो तुमने भी रंग दिखा दिए नूर मैडम, जो तुम्हारी दोस्त के थे। धोखा भी तुम दोनों ने मेरे साथ ही किया। तुम दोनों को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अब देखना क्या करता हूँ मैं तुम लोगों के साथ। नूर अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी, उठकर बैठ रही थी। शमीम बेगम और माहम ने उसे बहुत प्यार दिया था। अब वो बहुत खुश थी। आज नूर का दिल था यूनी जाने का, और वो तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, सामने शमीम बेगम से टकराई। ओह सॉरी चची, मैंने देखा नहीं। अरे कोई बात नहीं बच्चा, मगर तुम जा कहाँ रही हो? चची, मेरे इतने दिनों का काम भी जमा हो गया है, मुझे वो काम भी करना है, इसलिए यूनी जा रही हूँ। अरे ये क्या, अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुई बच्चे। चची, नूर ने शमीम बेगम को कंधों से थामा। आपने जितना ख्याल मेरा रखा, मुझे अपना लिया, मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल परफेक्ट भी। नूर ने जोश से बोला। मुझे माफ़ कर बस चची, बस अब और नहीं। मैं थोड़ा बाहर भी निकलना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं चली जाऊँ ना? चल मेरी गुड़िया, जा देख कर जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? शमीम बेगम ने थोड़ा रोब से कहा। जी जी, मैं ख्याल रखूंगी अपना। वो यूनी गई तो रोज की तरह आज दानिया वहां नहीं थी। उसे लगा इस दिन जब नूर ने उसे डांटा था, इसलिए वो भी उससे नाराज हो गई है।
नूर यूनि में दाखिल हुई तो जहाँ से गुजरती वहाँ से इसे लोगों की अजीब-अजीब बातें कानों में पड़ती। यूनि के लड़के-लड़कियाँ नूर को घूर-घूर कर देखते और एक-दूसरे के कान में खुसर-फुसर करते। नूर को आज यूनि में कुछ अजीब लग रहा था। उसने क्लास में कदम रखा और अपने पीछे तालियों की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा, जहाँ अर्श खड़ा तालियाँ बजा रहा था। नूर का दिल अर्श को देखकर ज़ोरों से धड़का और उसने इसे एक नज़र देख गर्दन झुका ली। वाह! तो नूर कैसी गुज़री आपके दिन? क्या जिसके साथ भागी थी उसने छोड़ दिया, हाँ? या फिर तुम्हें उसने यूज़ करके फेंक दिया? नूर जो अर्श को देखकर शर्म से सर झुकाए थी, उसे लगा उसके सर पर सातों आसमां गिर गए हैं। उसे सब कुछ घूमता हुआ लग रहा था। नूर ने झटके से सर उठाया, आगे पीछे देखा, जहाँ लड़के-लड़कियों का मजमा लगा था। नूर को अपना वजूद ज़मीन पर धँसता महसूस हुआ। क्या कहा तुमने? नूर ने अर्श की आंखों में देखा। बिना आगे पीछे देखे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े खड़े थे। कुछ गलत कहा क्या? मैंने अर्श सर झुकाकर अपना चेहरा नूर के चेहरे के करीब किया तो वो एकदम पीछे हुई। भागी हुई लड़की किसको कहा तुमने? हाँ, ज्यादा पारसा मत बनो। यहाँ एक एक लड़की को पता है कि तुम कुछ दिन पहले घर से भाग गई थी। अर्श ने नूर के गिर्द घूमकर पूरी यूनि के मजमे की तरफ हाथ किया। क्या बकवास है ये? किसने कहा है कि मैं भागी थी घर से? हाँ, मेरा एक्सीडेंट। शट अप, बहानेबाज औरत। अर्श धाड़ा। नूर डरकर एक कदम पीछे हुई। तालिया सारा फसाद फैलाकर एक कोने में खड़ी मुस्कुराकर तमाशा देख रही थी। तालिया अर्श की गर्दार आवाज पर तालिया सहम गई। उसे लगा कि अर्श को कहीं सब कुछ पता तो नहीं चल गया। तालिया हलक दर करती अर्श के पास आई। अर्श ने नूर के सामने तालिया का हाथ खींचा और कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया। मेरी शादी है 3 दिन बाद बेबी तालिया से, अर्श ने नूर की तरफ झुककर कहा। और तालिया जो सन्नाटे में थी, अर्श के मुंह से निकले गए अल्फाज सुनकर खुशी से बेहोश होने को थी। नूर को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। नहीं अर्श, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना था तो क्यों किया मुझे प्रपोज? क्यों मेरे करीब आए? मैं मर जाऊंगी, प्लीज शट अप। हाँ, नहीं करता मैं ऐसा, मगर तुम जो अपने घर से भागी, अरे तुम तो अपने माँ बाप की ना हो सकी, मेरी होगी। यू बिच गर्ल। नूर की क्या बोलती, उसके तो माँ बाप ही नहीं थे। नहीं अर्श, ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हें हर नमाज में मांगा है। नूर अपनी मोहब्बत के हाथों बेबस होकर बोल पड़ी। आज बड़ी पारसा बनती हो ना, तो ये नहीं पता वो शख्स भी क्या जन्नत में बख्शा जाएगा, एक नामहरम को नमाज में मांग कर। अच्छा, अगर इतनी ही परवाह थी तो क्यों एक नामहरम लड़की के करीब आए? जाओ। अर्श ने बात हवा में उछाल दी। नूर का सर दर्द से फटने लगा था। वो बेहोश होकर गिरने लगी और अर्श नूर को गिरते देख उसकी तरफ बढ़ा। तालिया ने अर्श का बाजू थाम लिया और उसका हाथ पकड़कर हजूम से लेकर चली गई। अर्श तो जैसे अपने हवास में नहीं था। नूर की क्लास की एक लड़की ने उस पर तरस खाया और उसके बैग से मोबाइल निकालकर माहम को कॉल की और उसे जल्दी यूनि आने को कहा। थोड़ी देर में माहम आ गई। नूर एक कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी। माहम की जान हलक में आ गई। क्या क्या हुआ है नूर को? आपी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी नूर का अस्पताल जाना जरूरी है। इसे होश नहीं आ रहा। इतना तो माहौल देखकर माहम को अंदाजा हो गया था और बाहर वो तालिया के साथ जाते अर्श को देख चुकी थी। माहम ने एम्बुलेंस को कॉल की। जल्दी से नूर को एम्बुलेंस में डाला गया। अर्श जो यूनि के गेट पर ही खड़ा था, नूर की हालत देखकर अर्श का दिल जोरों से धड़का था, मगर अपने आप पर जबर किए खड़ा रहा। माहम 2 कदम चलती अर्श के पास आई। मुझे इतना तो पता है जो हुआ है सही नहीं हुआ। यहाँ अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना अरिशमान गाजी, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। माहम अर्श को धमकी देती एम्बुलेंस में बैठते निकल गई। माहम भी अभी अर्श को जानती नहीं थी। नूर जब से घर आई थी रोई जा रही थी। तुम्हें पता है माहम, मैंने इससे कहा कि मैंने तुम्हें दुआओं में मांगा है, पता है? वो कहता है कि तुमने ना महरम को रो रो कर मांगा ना, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। फिर मैंने कहा मैंने हर फजर की नमाज में तुम्हें मांगा था, मगर तुम्हें चाहने वाला तो तहज्जुद का पाबंद निकला। माहम को उसकी दीवानगी से खौफ आ रहा था। प्लीज नूर चुप हो जा। नहीं माहम, तू मेरी बात सुन। उसने कहा कि वो शख्स भी क्या जन्नत में बख्शा जाएगा एक ना महरम को नमाज में मांग कर? वो क्यों कर रहा है ऐसा? उसे कहे ना यार, ना करे मेरे साथ ऐसा, मैं मर जाऊंगी। प्लीज नूर चुप हो जा। मैं जाऊंगी उसकी शादी में और उसे दिखाऊंगी कि हर लड़की कमजोर नहीं होती। मैं उसे बताऊंगी कि अगर तुम एक लड़की को वक्त गुजार कर छोड़ते हो ना, तो उस पर क्या गुजरती है। मैं हर उस लड़की का बदला लूंगी जिसको उसने पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया, जो अपने हक के लिए ना लड़ पाई। उसे ऐसी सजा दूंगी कि रूह कांप जाए। माहम, उसने मुझे घर से भागी हुई लड़की कहा। पता नहीं किसने उससे कह दिया कि मैं घर से भागी हूँ। माहम, तू तो जानती हो ना मेरा एक्सीडेंट। हाँ नूर मेरी प्यारी बहन, मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं हो और ये अच्छी बात है। तुम जाना उसकी शादी में और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी प्लीज। माहम नूर की हथेलियों पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। अचानक नूर को कुछ याद आया और नूर ने जल्दी से सर उठाया। माहम ने नूर को देखा। क्या हुआ नूर? नूर भागकर अलमारी के पास गई। उसने जल्दी से कपड़ों के नीचे से एक कार्ड निकाला। माहम, मेरा मोबाइल कहाँ है? नूर माहम की तरफ मुड़ी। मेरे पास है, मगर तुम क्या कर रही हो? मोबाइल दो, बाद में सब बताती हूँ। नूर ने उस कार्ड पर लिखे नंबर को नोट करके कॉल की।
हेलो दानिया अमजद। अचानक नूर का टूटा हुआ लहजा बदला। मैं तैयार हूँ। कहाँ आना है बताओ। नूर कहाँ जा रही है, क्या कर रही है तू? नूर तू किससे बात कर रही थी और कहाँ जा रही है तू? माहम नूर को अपनी तरफ घुमाकर कंधों से थामे बोली। बस समझ लो मुझे इसीलिए चुन लिया गया है। किसी लिए? तो नूर क्या बोले जा रही है? नूर अपना बैग निकालकर कपड़े भरने लगी। नूर क्या हो गया है? माहम भागकर नीचे आई। मामा मामा जल्दी आए, देखिए नूर कहीं जा रही है हमें छोड़कर। शमीम बेगम किचन में खड़े खाना बना रही थी जब माहम भागकर उनके पास आई। हाय मेरा बच्चा कहाँ जा रही है नूर? शमीम बेगम ने दिल पर हाथ रखा। मामा चले ना पूछें इससे। दोनों भागकर नूर के कमरे में आईं। नूर अपनी शॉल पहन रही थी। शमीम बेगम को देख आंखें नम हुई। आगे बढ़कर उनके गले लगी। भीगे लहजे से बोली, अभी तो मुझे आपका प्यार मिला था और मेरा नसीब देखे फिर कहीं और ले जा रहा है। मगर बेटा कहाँ रही हो तुम? रात के 10 बज रहे हैं। माहम तुम चची को अर्श के बारे में सब बता देना और मेरा इंतजार करना। मैं आऊंगी वापस बहुत जल्दी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शमीम बेगम ने नूर को कंधों से थामा। जाने दे चची, मैं नहीं रह पाऊंगी अब यहाँ, और जो मेरे साथ हुआ मुझे उसका बदला लेना है। कैसा बदला बेटा? तू तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? चची मेरे पास इतना वक्त नहीं, माँ हम सब बता देगी आपको। अच्छा मैं चलती हूँ, लौट कर आऊंगी। जा बेटा, मैंने तुझे उस रब के अमान में दिया। शमीम बेगम नम आंखों से बोली, चची मेरा यकीन करें, मैं कुछ गलत नहीं। मेरा बच्चा, मैं तेरे बारे में और कुछ गलत सोच भी नहीं सकती। जितनी ज्यादती मैं कर चुकी हूँ, इसका बोझ नहीं उतरा अभी मेरे सीने से। नूर खामोश रहे, कुछ ना बोली। नूर दोनों से मिलकर घर से निकली। मोबाइल निकालकर रास्ते में दानिया को कॉल की। वो सामने से आती स्पीड में गाड़ी देख नहीं सकी और नूर की टक्कर हो गई। उसका वजूद उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। 3 घंटे बाद माहम को एक कॉल मसूल हुई। माहम ने नंबर देखा जो नूर का था और माहम ने झट से कॉल उठाई। हेलो जी, मैं जिस नंबर से आपको बात कर रहा हूँ, इनका एक्सीडेंट हो गया है। माहम को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और बॉडी की बहुत बुरी हालत है। ये लेडी मर चुकी हैं। माहम को लगा उसने गलत सुन लिया है। कहाँ है आप? प्लीज़ मुझे बताएं। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। जी जी मैं आती हूँ। माहम ने भागकर शमीम बेगम के कमरे का जोर जोर से दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा जैसे ही खुला, माहम शमीम बेगम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माहम मम्मा, नूर नूर चली गई हमें छोड़कर हमेशा के लिए। उसका एक्सीडेंट हो गया है। मामा चलें जल्दी, क्या पता वो हमारी नूर ना हो। शमीम बेगम को लगा कि उनका दिल बंद हो जाएगा। जिस बच्ची को वो मोहब्बत देना चाहती थी, जो माहम को दी, तो इतनी मोहलत भी नहीं मिली उन्हें। हाँ हाँ, वो हमारी नूर नहीं होगी। चल जल्दी। आधे घंटे में वो हॉस्पिटल आ गई। वहां पर एक लड़का जो कम से कम 20 का होगा। माहम ने अंदर आकर दोबारा उस लड़के को कॉल की जो बिल्कुल माहम के सामने खड़ा था। मोबाइल बजने पर नूर उसे पहचान गई। माहम ने खुद उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आपने मुझे कॉल की थी? जी जी आपी, ये इनका सामान है और बॉडी शायद खाने में रखी गई है। माहम दिल से दुआ कर रही थी कि वो नूर का सामान ना हो, मगर जब इस लड़के ने पलटकर सामान उठाकर कुर्सी से उसे दिया, तो शमीम बेगम और माहम का जब्त टूट गया और वो सारा सामान नूर का था। वो बैग, वो शॉल और वही पर्स। माहम और शमीम बेगम फूट फूट कर रो दी। शमीम बेगम ने ऊपर आसमान की तरफ मुंह किया और नूर के वालिदैन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई भाभी, मैं आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाई। सर्द खाने में जाने के बाद नूर की बॉडी निकाली गई। शक्ल बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। बिल्कुल बिगड़ गई थी शक्ल। माहम को उबकाई आने लगी। जैसे तैसे करके नूर की बॉडी को दफनाया गया। माहम और शमीम बेगम का बहुत बुरा हाल था। आज तालिया और अर्श का निकाह था। अर्शमान बार-बार हॉल की एंट्री गेट पर नजर डालता कि शायद कहीं से नूर आएगी। तालिया ने अर्श के कंधे पर हाथ रखा। वो नहीं आएगी। अर्श, आखिर तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की थी। तालिया ने तंजिया नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद निकाह दोनों का हो गया। अर्श का दिल बेचैन हुआ जा रहा था और अर्श बिना तालिया की तरफ देखे स्टेज से उतरकर बाहर की खुली हवा में आ खड़ा हुआ। सबा, जो तालिया के बुलाने पर शादी में आई थी, सबा के मोबाइल पर बेल हुई। सबा ने नूर का नंबर देखकर कॉल उठाई। हेलो नूर, सबा बोली। सबा, मैं माहम सबा। और फिर माहम फूट फूट कर रोने लगी। क्या क्या हुआ? माहम सब ठीक है, नूर कहाँ है? सबा, नूर नहीं रही। और फिर माहम ने सबा को सब कुछ बता दिया। सबा भागकर स्टेज के पास तालिया को अपने दोस्तों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। सबा को देखा तो, तालिया, अर्श कहाँ है? वो बाहर की तरफ गया है। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है? सबा बिना कुछ बोले बाहर की तरफ भागी। पूरा हॉल सबा को ही देख रहा था। उसके पीछे सब लोग ही हॉल के बाहर आ गए थे। अर्श जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था, सबा को देखा जो रोती हुई उसके पास आई। इससे पहले वो गिरती, अर्श ने उसे कंधों से थाम कर सीधा किया। सबा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अर्श, अर्श तुम्हारी वजह से नूर हम सबको छोड़कर चली गई। नूर मर गई। उसका एक्सीडेंट हो गया। अर्श के कदम लड़खड़ाए। उसे लगा उसका वजूद जल्जलों की जद में है। सर चकराते हुए महसूस हुआ। अर्श, तुम्हारी वजह से वो तुमसे बदला लेना चाहती थी और अपना घर छोड़कर कहीं जा रही थी। और
अरे तुमने उसे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया, उसे भागी हुई लड़की कहा था ना, पूरी दुनिया के सामने। अरे इस बेचारी का तो एक्सीडेंट हो गया था, और जब वो यूनि में गिर रही थी तुम बड़े थे ना उसे बचाने, बढ़े थे ना उसे बचाने, मगर फिर तुम बद्दे की आग में इतने अंधे थे कि तुमने उसे गिरने से नहीं बचाया। एक तो बेचारी का एक्सीडेंट हुआ था, और जब वो गिरी तो उसके पेट पर लगे जख्म पर नोकीला पत्थर घुस गया, जिसकी वजह से उसके गुर्दे में चोट आई थी। ये बात मेरे और माहम के अलावा किसी को भी नहीं पता था। और क्या कहा था तुमने? उसे सबा ने अपने आंसू साफ किए। वो शख्स भी क्या जन्नत में बख्शा जाएगा एक नामहरम को नमाज में मांग कर, है ना? तो जब भरी यूनी में तुमने उसे अपने गाल पर किस करने को कहा था, तब तुम्हें नहीं लगा था कि वो नामहरम है? हाँ। सबा ने तंजिया निगाहों से देखा। हमना बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखा। ईमान तो अपने भाई को बेयकीन नजरों से देख रही थी। अरमान वहां कहीं मौजूद नहीं था। गाजी साहब शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। तालिया के कानों से धुएं निकल रहे थे। ये सब जो कुछ हुआ उसकी वजह से तो हुआ था। उसे अभी भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस अपनी फिक्र हो रही थी कि अगर अर्श को पता चल गया तो वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। नहीं हो सकते, तुम जैसा बेहिस और पत्थर दिल इंसान मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, और ना इस तालिया की। सबा ने महफिल में खड़ी अपनी मामा को आवाज दी, जो बस नूर का सुनकर आंसू बहा रही थी। चले मामा, ऐसे बेरहम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अर्श की अपनी रूह निकलती महसूस होने लगी। अर्श ने सबा को पुकारा। सबा, सबा, तुमने ही तो कहा था तालिया को क्योंकि नूर घर से भाग गई तो तालिया आगे आओ। अर्श ने लहू रंग आंखों से तालिया को कहा। तालिया को अर्श की नजरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। आगे आओ। अर्श धाड़ा, और अर्श के चीखने पर तालिया उछलकर आगे बढ़ी। तो क्या क्या कहा था तुमने अर्श? ये तालिया तुम इसकी बातों में आ गए? हाँ, जो एक नंबर की झूठी और धोखेबाज औरत है। हाँ, अरे एक बार तुम खुद मेरे पास आते, मैं बताती तुम्हें। और ये तालिया नहीं आई मेरे पास। और अगर आकर मुझसे पूछ भी लेती तब भी मुझे सच नहीं बताती। यूनी का एक एक लड़का लड़की जानते हैं कि तालिया तुम्हारे पीछे पागल है। तुम जैसे लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर शक करते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। और और मेरे ख्याल से तुम्हारी पहली मंगनी भी इसलिए टूटी थी ना, कि तुमने इस लड़की पर शक किया था। तुम्हारे साथ ऐसी लड़की ही सूट करेगी। सबा ने अर्श को देखने के बाद तालिया की तरफ आंखों से इशारा करके तंज किया। सबा के जाने के बाद अर्श कदम कदम चलकर तालिया के पास आया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हो तुम इतनी बुरी? क्यों दूसरों को गिराने की कोशिश में लगी रहती हो? एक दफा सोच लेती कि खुद भी एक लड़की हो। मैं अरिशमान गाजी, तालिया वाल अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। तालिया को अपने कानों में शीशा उड़लता महसूस हुआ था। तालिया के कदम लड़खड़ाए। हमना बेगम ने आगे बढ़कर अर्श के मुंह पर थप्पड़ मारा। ये क्या कर दिया? अभी अभी इससे ही तुम्हारी शादी हुई थी। मामा, मैं नूर से मोहब्बत करने लगा था। हाँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं नूर से मोहब्बत करने लगा था। बदले में इससे लेना चाहता था, मगर मेरा दिल बदल नहीं लगा। मामा, इसने मेरे और नूर के बीच गलतफहमी पैदा की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अर्श ने तालिया का गला पकड़ा। अर्श, छोड़ो इसे। गाजी साहब ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ लगाया अर्श को। तालिया का दुपट्टा सिरक गया था। हालत दीवानों जैसी हो गई थी। तलाक लफ्ज कानों में गूंज रहा था। तुम एक कमजोर मर्द थे अर्श, जो एक औरत की बातों में आ गए। तुमने शक किया। तुम इतने कमजोर थे कि दूसरों की बातों में आकर उस बच्ची के साथ इतना बुरा करके कि वो इस दुनिया से चली गई, और अब बिना सोचे समझे 1 घंटे पहले बनी हुई बीवी को तलाक दे दी। तुम एक कमजर्फ इंसान हो। याद है, दानिया के साथ भी तुमने ऐसे ही किया था। शक की बुनियाद पर मंगनी तोड़ी थी। तुम अकेले रह गए अर्श, अकेले रह गए। दानिया को होश आया। उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। शायद वो कोई स्टोर था। उसे याद था कि वो नूर को लेने जा रही थी। फिर रास्ते में अचानक सर पर पीछे से कोई भारी चीज लगी थी, और फिर अब यहाँ दानिया का सर चकरा रहा था। अचानक दरवाजा खुला और अंधेरे में से पाशा का साया नजर आया। कौन हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? बोलो। पाशा आराम आराम से चलता अंदर आया, और दानिया ने उसका चेहरा देखा। अरमान, तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अरमान का गुस्सा दानिया को देखकर एक पल में सवा नेजे पर गया था। तो तुम हो डीजे? दानिया जावेद। कौन डीजे? क्या कह रहे हो तुम? मैं हानिया हूँ, तुम्हारे भाई की मंग। चुप, बिल्कुल चुप। मैं सब जानता हूँ हानिया, कि तुम ही डीजे हो। दानिया जावेद। हानिया डर कर एक कदम पीछे हुई, और फिर रोते रोते अपनी पीठ पाशा उर्फ अरमान की जानिब की, और फिर अचानक एक पैर घुमाकर पाशा को लात मारी। एक स्टाइल से टांग पर टांग रखकर कुर्सी पर बैठी। कौन डीजे? हाँ, मैं कैप्टन हानिया जावेद, दानिया जावेद की बहन उर्फ डीजे। चलो तुम्हें पाशा अपिया के अंदाज में समझाती हूँ। हानिया दोबारा से कुर्सी पर बैठी। तेरे को क्या लगा बे कि तू मेरे को यहाँ लिया? मैं तुझे यहाँ लाई, समझा कि नहीं? मैं जानती थी कि तू नूर के पीछे लगा रहे, और मैं तेरे को इस दिन ही समझ गई थी, देखकर जब तू पार्टी में आया था यूनी की। तब मेरे को ये राज भी पता चला कि तू अर्श का भाई है। बिड़ू,
मेरे लिए तो काम और आसान हो गया था, मगर मैं कुछ कर नहीं पाई रे बेड़ू। मेरा सच नूर को पता चल गया था, फिर वो मेरे से नाराज हो थी। आज मैं उसको मनाने वाली थी रे, मगर तेरे बंदों को मैंने पीछा करते देख लिया था और मैं तेरा चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए अभी नूर को छोड़ मैं तेरे पीछे आ गई। नहीं नहीं, आज तक पाशा से कभी भूल नहीं हुई, तो अब कैसे हुई? तू बस इतना बता दे कि डीजे कहाँ है। वाह, क्यों? तू मेरा बाप है जो तुझे इतनी आसानी से बता दूं? जा बोल अपने इस ब्लैक स्टार को कि 3 साल पहले जो धमाका उसने एयरपोर्ट पर करवाया था, 640 लोग मरे गए थे, 20 लोग हाथ पैर से मासूर हो गए थे, 3 बच्चों की आंखों की बिनाई चली गई थी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की दोस्त, किसी का भाई, बाप, पड़ोसी, कजन, किस किस ने अपनी जान गंवाई थी। आज उसकी मौत बनकर आई हूँ, तो ब्लैक स्टार तक पहुंचने का रास्ता बता दे, मैं डीजे तुझे दे दूंगी, खुद अपनी बहन तक ब्लैक स्टार को भेजूंगी, ये मेरा वादा है। और ये ब्लैक स्टार अच्छे से जानता है कि डीजे कभी अपनी जुबान से नहीं फिरती थी, मैं उसकी बहन, उसका दूसरा अक्स हूँ। पाशा का कहकर गूंजा। तुझे क्या लगा मैं तेरी इतनी बकवास सुनने के बाद तुझे जाने दूंगा? और आज तक किसी ने पाशा को नहीं देखा, फिर तू कैसे देख सकती है? जिसने पाशा को देखा वो मरा। हानिया ने अपनी घड़ी को देखा और अरमान यानी पाशा को, जो एक रात देकर धीरे धीरे हानिया की जाने बढ़ रहा था। हानिया एकदम पीछे हुई और फिर अरमान के सर पे किसी ने जोर से जरब लगाई। हानिया ने अरमान के पीछे खड़े बंदे को इशारा किया और दोनों पाशा को लेकर निकल गए। हानिया नहीं जानती थी क्या क़यामत टूटी है अभी उसके सर पर, जब पता चलेगा कि नूर इस दुनिया में नहीं रही। हमना बेगम अर्श के लिए फिक्रमंद थी। कल जो कुछ भी हुआ तब से अर्श अपने रूम में बंद था। हमना बेगम अर्श के रूम का डोर खोलकर अंदर आई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। हमना बेगम ने हाथ बढ़ाकर लाइट खोली, पूरा रूम रोशनी में नहा गया। उन्होंने बेड की तरफ नजर उठाई, अर्श वहां नहीं था। बेड के बराबर में बैठा टेक लगाकर बैठा था, दोनों बाजू घुटनों पर रखे सर झुकाए हुए थे। अर्श बेटा, अर्श ने आवाज सुनकर भी सर नहीं उठाया। हमना बेगम इसके कदमों में बैठी। बेटा क्या हाल बना लिया अपना? अर्श ने सर उठाकर माँ को देखा। लाल सुर्ख आंखें हो रही थी जो पूरी रात जागने का पता दे रही थी। आंखों के किनारों से खून छलकने को था। एक लम्हे को हमना बेगम दंग रह गई और खौफ आया उन्हें। मैंने मैंने मार दिया उसे मामा, मैंने मार दिया। नहीं मेरा बच्चा, तुम्हें तो कुछ नहीं पता था, तुमने कुछ नहीं किया मामा। अर्श अपना सर हमना बेगम के हाथों में रखकर आवाज से रोने लगा और हमना बेगम का दिल रो रहा था अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर। मामा, मैं उसका गुनहगार हूँ मामा। वो रो रही थी, वो मुझसे कह रही थी कि मैं ना करूँ तालिया से शादी, वो सब बताना चाहती थी। मैं मर रहा हूँ मामा, मुझे जाना है नूर के पास जाना है। अर्श की पागलों वाली हालत हो रही थी। मामा मैंने गलत किया, मैं बदले के लिए इतना अंधा हो गया कि किसी की जान चली गई मेरी वजह से। भाई भाई जल्दी आए। ईमान नीचे से भागकर उसके रूम में आई। वह भाई, ईमान ने अर्श के रूम का दरवाजा खोला। अर्श ने सर उठाया। वह भाई नीचे नूर की कजन आई है माहम। क्या कहा? अर्श ने दोबारा पूछा। नीचे पूरी बात सुने बगैर नीचे की तरफ भागा। अर्श सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। माहम ने तंजिया नजरों से देखा। ये तुम्हारी दीवानगी अब किसी काम की नहीं। मेरी बहन तो चली गई तुम्हारी वजह से, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है, समझे? ये पकड़ो। माहम ने लेटर अर्श की तरफ बढ़ाया। ये जानने से पहले नूर ने मुझे दिया था, उसने कहा था मेरे लौटने से पहले ये मैं तुम तक पहुंचा दूं, मगर उसे क्या पता था कि वो लौटेगी भी या नहीं। माहम के आंसू भल भल बहने लगे। वो तो लौट कर नहीं आएगी, मगर मैंने उसकी अमानत तुम तक पहुंचा दी है। अर्श ने कांपते हाथों से लेटर थामा। माहम पलट गई। मैं माहम माहम के कदम अर्श के आवाज पर रुके थे। मुझे नूर की कब्र बता दें प्लीज। मैं उस बस क्या जाकर उससे बदला लोगे? तुम्हारी वजह से पता नहीं वो कहाँ जा रही थी। अरे मेरे हाथों में फूट फूट कर रोई थी वो, जो तुमने उसके साथ किया। माहम ने अपने हाथ अर्श के आगे फैलाए। माहम की बस हो गई थी, वो वहीं बैठकर रोती चली गई। माहम, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। आज माफी मांगना चाहते हो? चलो मेरे साथ। माहम एक कदम आगे बढ़ी। किस किस से माफी मांगोगे? हाँ, तुम जैसे कितने लड़कों की वजह से कितनी लड़कियों को इनके माँ बाप घर से निकलने नहीं देते। कितनी लड़कियों की तुम जैसे लड़के ऐसी वाहियात रैगिंग भी करते हैं कि बस। माहम ने आंखें बंद करके खोली। और वो लड़कियां डरती हैं आगे बढ़ने से। अरे अगर तुम जिस जगह खड़े होकर लड़कियों को छिड़ते तंग करते हो, तो ये सोच लिया करो कि एक तालीमी इदारा है वो, जहाँ ये सब करते हो तुम लोग। तुम जैसे लड़कों की वजह से सिर्फ नूर ही नहीं, कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी यूनी लाइफ शुरू होने से पहले ही एंड कर दी। और ये बात मुझे सबा ने बताई थी। चलती हूँ मैं सिर्फ तुम जैसे लड़कों को समझा सकती हूँ, उंगली पकड़कर अपने साथ साथ नहीं चला सकती। हमना और ईमान चुप थी। वो जानती थी जो अरिशमान ने किया वो गलत था। अरिश की हालत ना तो बहुत बुरी थी। अर्श को खुद का वजूद जमीन में धंसते महसूस हो रहा था। अर्श ने नम आंखों से लेटर खोला। अर्श, तुम्हें पता है जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया मैं खुश थी, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे प्रपोज किया था। दरअसल मैंने तुम्हारी और तालिया की बातें सुनी थी। तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। मैंने तुम्हारा प्रपोजल इसलिए कबूल किया था कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम अपना बदला भूल जाओगे।
मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरी मोहब्बत हार गई और मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। माहम के अलावा मुझे लगा मेरी ज़िंदगी में अब जो शख्स आया है शायद अब वो मुझे समझेगा, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टूटी तो मैं उस दिन थी जब तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे घर से भागी हुई लड़की कहा। अरे! ऐसी बात तो कभी चाची भी मुझे नहीं बोलती थी, मगर मैं एक बात से खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे चाची का प्यार मिल गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आँखों से तुम्हारी दुल्हन को देखती। मैं एक ऐसे काम के लिए जा रही हूँ, जहाँ से बहुत मज़बूत बनकर लौटूँगी और तब तुम्हारे सामने आऊँगी और तुम्हें तब बताऊँगी कि हर लड़की कमज़ोर नहीं होती। तुमने जो मेरे साथ किया, ऐसा किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूँगी। तुम जैसे इंसान नहीं, गलत कहा मैंने। तुम जैसे हैवानों से लड़कियों को बचाऊँगी और हर लड़की को वो इज़्ज़त दिलवाऊँगी जो इस मुआशरे में होनी चाहिए। और एक बात मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ भी हो जाए, जा रही हूँ मैं, खुदा हाफ़िज़। अरिशमान गाज़ी। आखिरी अल्फ़ाज़ अर्श के ज़हन में रह गए। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, माफ़ नहीं करूँगी। नहीं, नहीं, नहीं। अर्श कानों पर हाथ रखकर चीखा, नूर मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अर्श पागलों की तरह चीखे जा रहा था। हमना बेगम और ईमान भागकर अर्श को थामा, जो पागल होने को था। थोड़ी देर में अर्श होश से बेगाना हो गया था। भाई ईमान भागकर मोबाइल लेने भागी, बार-बार अरमान का नंबर मिला रही थी, मगर मोबाइल बंद था। मम्मा, मम्मा, ये भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कल से घर भी नहीं आए, बस अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। बेटा, तुम अपने पापा को कॉल करो। हेलो बाबा, जल्दी घर आ जाएँ, पता नहीं अर्श भाई को क्या हो गया है, प्लीज़ जल्दी आएँ। ईमान रोने लगी। सर, ब्लैक स्टार का सबसे बड़ा जासूस हाथ लग गया है। सर, अब ये हमें सब बताएगा। हानिया हेडक्वार्टर में खड़ी थी। गुड जॉब हानिया, ब्लैक स्टार तक जाना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं। हानिया को 2 दिन हो गए थे यूँ ही आते हुए। ना इसे कहीं अर्श नज़र आ रहा था, ना ही नूर। हानिया को फ़िक्र होने लगी। आज हानिया ने नूर के घर जाने को सोचा। उसने दानिया का गेटअप लिया, आँखों के लेंस बदले, चश्मा लगाया, स्कार्फ पहना, शॉल ली, जिसमें वो बहुत मासूम लग रही थी। बेल पर हाथ रखा, कौन है? माहम रूम में बैठी नूर की तस्वीर से बातें कर रही थी। माहम आवाज़ सुनकर बाहर आई। दरवाज़ा खोला माहम ने और दानिया को देखा, सलाम किया। मैं अंदर आ सकती हूँ? दानिया ने इजाज़त मांगी। माहम ने अंदर आने की जगह दी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, जी, आप कैसे पहचानेगी? मैं आई ही पहली दफ़ा हूँ। माहम ने हानिया को सोफ़े पर बिठाया। वो मुझे नूर से मिलना है। क्या क्या माहम के ज़ख्म फिर से ताज़ा हुए? कौन कौन हो तुम? हाँ, मैं दानिया जावेद हूँ, नूर की दोस्त। माहम ने मुँह पर हाथ रखा। वो तुम थी जिससे नूर मिलने जा रही थी, है ना? हानिया को अजीब लगा। जी, जी, मैं ही थी, मगर फिर मुझे बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वज़ह से मुझे मजबूरन लौटना पड़ा। उठो, उठो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, माहम चीखी। और हानिया सोफ़े से खड़ी हुई। माहम की आवाज़ सुनकर शमीम बेगम बाहर आई। तुम्हारी वज़ह से वो तुम्हारे साथ ही कहीं जाने वाली थी ना? मेरी बहन रोड पर खड़े इंतज़ार कर रही थी और तुम नहीं आई और मेरी बहन को गाड़ी वाले ने मार दिया। और अब नहीं रही नूर, तुम्हारी वजह से तुम क्यों वक़्त पर नहीं आई? माहम ने हानिया को पकड़कर झंझोड़ दिया। हानिया के सर पर आसमान गिरा था। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, नूर को कुछ नहीं हो सकता। वो मेरा बहुत सहारा थी। क्या बोले जा रही हो? हाँ, कौन-सा ऐसा मतलब है तुम्हारा जिसके लिए मेरी नूर को इस्तेमाल कर रही थी? हानिया बिना कोई जवाब दिए घर से बाहर की तरफ भागी। उसे आगे-पीछे की कोई फ़िक्र नहीं थी। वो रोड पर भागे जा रही थी। नूर कब्रिस्तान में दाखिल हुई और एक कब्र पर जाकर फूट-फूट कर रोने लगी। आपी, दानी आपी। नूर नहीं रही। दानी आपी, वो आपके पास चली गई। आपी, मेरा कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं आपकी मौत का बदला ले सकूँ। आपी, नूर ही सब कुछ थी, वो भी नहीं रही। आपी, ऐसा क्यों हुआ? मैं थक गई हूँ डीजे बन-बनकर। मैं थक गई हूँ आपका किरदार निभाते हुए। मैं आपका और नूर का दोनों का बदला लूँगी और सज़ा दूँगी ब्लैक स्टार को और सज़ा दूँगी अरिशमान को जिसने नूर को छीना। सबसे बदला लूँगी, किसी को नहीं छोड़ूँगी। आपके दुश्मन के करीब हूँ मैं। दानी आपी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने पाशा को पकड़ लिया है। आपी, मैं ब्लैक स्टार को ऐसी मौत दूँगी कि उसकी सारी नस्लें रोती हुई पैदा होंगी। ब्लैक स्टार क्लब नहीं आ रहे, ना अपने घर में हैं और अक्सर जिस फार्म हाउस में वो होते हैं, वो वहाँ भी नहीं है। ना ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्लैक स्टार अपने काम से गाफिल रहा हो और वो तो डीजे को ढूँढ रहा है। सुना है कि पाशा नामी बंदा ब्लैक स्टार के करीब है। 2 गार्ड ब्लैक स्टार की हवेली के बाहर खड़े आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे। ब्लैक स्टार इनमें से एक गार्ड ने सामने से आती गाड़ी की तरफ हाथ से इशारा किया। सब वहां चुकन्ने हो गए। ब्लैक स्टार गाड़ी से बाहर निकला और ब्लैक कलर का 3 पीस पहने, हाथ में चमकाती महंगी वॉच, गंदुमी रंगत, हल्की हल्की बियर्ड, गहरी काली आंखों में लाल सुर्ख डोरे, पुरवकार चाल चलता वो अंदर की तरफ चल दिया। तो एक एक करके सब बताओ, मैं यहाँ नहीं था तो क्या क्या हुआ, सब कुछ, सारी डिटेल, शुरू हो जाओ। ब्लैक स्टार ने सिगरेट मुंह में दबाई और घूमकर ग्लास वॉल के बाहर देखने लगा। ब्लैक स्टार का गार्ड आगे बढ़ा। बॉस, अच्छी खबर ये मिली है कि डीजे आपसे मिलना चाहती है रूबरू। और बॉस, बुरी खबर ये है कि पाशा का कोई अता पता नहीं है। आज 4 दिन हो गए हैं
और हम सब ढूंढ चुके हैं। ब्लैक स्टार सर हिलाते घूमा। अचानक उसे कुछ याद आया। अरमान भी तो 4 दिन से घर नहीं आया। इसका मतलब ब्लैक स्टार उर्फ अरिशमान। गाजी ने जेब से मोबाइल निकाला। हेलो ईमान, क्या अरमान घर आ गया है? ठीक। अर्श ने कॉल काटी। और इस डील का क्या हुआ जो शेख साहब से होने वाली थी? और मुझे इन लड़कियों के पास लेकर चलो जिन्हें शेख बेचेगा। यस बॉस। और शेख ने तो डील ली नहीं, मना कर दिया। वो कहते हैं कि इसकी एक दुबई में जेनिफर नामी लड़की से दोस्ती हो चुकी है और उसके पास हमसे भी ज़्यादा लड़कियां हैं और उसे मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो डील कैंसिल। कौन है ये जेनिफर? और मुझसे उसकी बात करवाओ, मैं भी तो देखूं कहाँ की शहजादी है वो जिसके लिए शेख ने मेरी डील से इनकार किया। तो कैप्टन नूरुल एंड मुस्तफ़ा, क्या आप तैयार हैं अपने मिशन के लिए? यस सर। देखें कैप्टन नूर, ये मत सोचिएगा कि इस मिशन से आपका कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं होगा। आपने जो करना है अपने मुल्क के लिए करना। अब आप कोई मासूम लड़की नहीं जो अपने मासूम इश्क के लिए आवाज़ उठाती, मगर अब सिर्फ ये सोचिए कि उसने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की, आपकी ही नहीं बल्कि और कितने घर उजाड़ दिए। 3 साल पहले उसने एक धमाका कराया था। इस धमाके में हमारे जांबाज ऑफिसर दानिया जावेद दुश्मन इन्हें डीजे के नाम से जानते थे। उस दिन उनकी फैमिली भी इस मॉल में आई थी जहां ब्लैक स्टार ने धमाका करवाया था और उसकी लपेट में कैप्टन दानिया आ गई और फिर उनकी बहन ने इनकी जगह ली, कैप्टन हानिया। उनकी बॉडी जली थी मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो बच गई और इन्हें डीजे का चेहरा दिया गया और अब वो आपके साथ इस मिशन पर काम करेंगी। इन सब की मौत का बदला लेने के लिए इतने सालों से कैप्टन हानिया इस मिशन में लगी हुई हैं, मगर ब्लैक स्टार बहुत शार्प है, वो कभी सबूत नहीं छोड़ता। नूर आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ी, पीछे हाथ बांधे, कहीं से नहीं लग रही थी कि वो एक ऐसी लड़की थी जो कभी अपनी मोहब्बत के आगे गिड़गिड़ाई थी। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने जज्बात को काबू में रखने की, पर सर मैं 2 दिन बाद जाना चाहती हूँ। ओके नूर, आपकी मर्जी। अब आप जा सकती हैं और पाशा को देख लें। एक दफ़ा क्या पता वो ब्लैक स्टार के बारे में कुछ मालूमात दे दे आपको। ओके सर। नूर नम आंखों से डोर खोलकर रूम के बाहर निकली। उसके लिए इतना आसान नहीं था। जिस शख्स को चाहा उसे मौत देनी थी और इसने अहद किया था कि वो ऐसा करेगी। कैप्टन दानिया की मौत रायगा नहीं जाएगी। कितनी लड़कियों को ब्लैक स्टार बेच चुका था। कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी अच्छी शक्ल के पीछे इतना बुरा इंसान है। नहीं छोड़ूंगी ब्लैक स्टार तुम्हें। नूर सीधा टॉर्चर रूम की तरफ गई। गेट खोलकर अंदर आई जहां हानिया पाशा को रस्सी से बांध रही थी। नूर को हैरत हुई पाशा को देखकर, क्योंकि वो अर्श का भाई अरमान था। अरमान कई दफा आया था अर्श की यूनि में मिलने। तुम पाशा हो और वो तुम्हारा दगाबाज भाई ब्लैक स्टार निकला। क्या तुम दोनों भाइयों को जरा शर्म नहीं आई? जिस मुल्क में रहते हो इसी मुल्क से दगा कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ अर्श भाई ही ब्लैक स्टार हैं। अरमान नूर के सामने कुर्सी से बंधे बैठा था। हानिया नूर के बराबर में खड़ी थी। मगर मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं पाशा बनकर अर्श भाई के पास काम करता था, मगर मैं भाई से ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। जब मुझे पता चला कि भाई ही ब्लैक स्टार है, मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई थी। मैं इतना मजबूर था, एक तरफ भाई गलत रास्ते पर था तो दूसरी तरफ वो खुद। मैं भाई से मोहब्बत करता हूँ, मैं कैसे इनको पुलिस के हवाले करता या आर्मी के? और फिर मेरी यूनि की दोस्त दानिया जावेद से मेरी मुलाकात हुई। दानिया के नाम सुनकर हानिया की आंखें नम हो गईं। मैं उसे पसंद करने लगा था, मगर जिस दिन मैं दानिया को प्रपोज करने वाला था तब अर्श उसे प्रपोज कर चुका था और दानिया ने उसे कबूल भी किया। मेरा दिल किया खुद को ख़त्म कर दूं। फिर उसके कुछ दिन बाद अर्श ने मुझे बताया कि वो मंगनी करने वाला है दानिया से, सबके सामने। और फिर मेरा ज़ब्त ख़त्म हो गया और मैं सब कुछ छोड़कर लंदन आ गया। यहाँ आने के कुछ दिन बाद मुझे ईमान मेरी बहन से पता चला कि अर्श दानिया पर शक करता है बहुत। और फिर मुझे पता चला कि दोनों ने एक दूसरे से मंगनी ख़त्म कर दी है। मैं तब भी खामोश रहा और फिर मुझे एक न्यूज़ मिली थी जिसमें पाकिस्तान में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था और उसमें दानिया का नाम भी आया। फिर न्यूज़ की खबर से मुझे पता चला कि दानिया आर्मी में थी और मुझे लगा कि अर्श तो दानिया के जाने के गम में खुद को कुछ कर ना ले। मैं फिर लंदन से पाकिस्तान आ गया। मैं मामा पापा को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए बिना बताए घर आ गया। घर आकर पता चला कि घर में अर्श के अलावा कोई नहीं। मामा बाबा दानिया के घर अयादत के लिए गए हैं। मैं अर्श के कमरे में गया था जो किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ था। उसकी बातों से मुझे पता चला कि वो ब्लैक स्टार है और उसके चेहरे पर दानिया के लिए दुख का शुबा तक ना था। अर्श एक हैवान बन गया है, ये मैं जान गया था। उसे बताना ज़रूरी था कि वो जो कर रहा है कितना गलत है। और फिर मैं पाशा बना। ब्लैक स्टार के सामने कभी नहीं गया। उसे यही बताया गया कि मैं अपने काम छुपकर करता हूँ। मगर जब अर्श मुझे किसी को रास्ते से हटाने का कहता या फिर कुछ भी, मैं अर्श के खिलाफ सबूत जमा करने लगा था। ना जाने कितने लोगों को वो जिंदा तरगोर कर देता था। मुझे पता चला कि अर्श लड़कियों को ड्रग्स दिलवाता है और इन्हें दूसरे मुल्क में बेच देता है।
वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम ना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा कि मामा बाबा को अर्श के बारे में बताऊं, मगर फिर इन्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। नूर और हानिया ने एक दूसरे को देखने के बाद अरमान को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, उसकी सच्चाई का सबूत। और अर्श जिसे ख़त्म करने का कहता, तो क्या तुम सच में उसे? नूर ने अपनी बात अधूरी छोड़कर अरमान को देखा। नहीं, मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। मैं इसका इंतज़ाम कहीं और करवा देता था, किसी को दूसरे मुल्क भेज देता, तो कि किसी को ऐसी जगह घर देता कि जिसकी भनक भी अर्श को ना होती थी। मेरा यकीन करो, मैं पाशा ज़रूर बना था, मगर मैं गलत नहीं हूँ। अरमान ने बेबसी से नूर को देखा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। नूर टिका सा जवाब दिया, देखो, अगर अभी मैं यहाँ से नहीं गया तो अर्श को शक हो जाएगा। मामा पापा ईमान परेशान हो रहे होंगे कि मैं 4 दिन से कहाँ गायब हूँ। हानिया ने नूर के कंधों पर हाथ रखा और नूर ने मुड़कर हानिया को देखा। मैं जा रही हूँ अर्श के सामने, अब वक्त आ गया है, इसे अपने गुनाह कबूल करने होंगे। उसने मेरे साथ नहीं, पता नहीं कितनी जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। और सुनो, अरमान पाशा, नूर ने घूरकर अरमान को देखा, अगर धोखा देने की कोशिश भी की तो बेमौत मारे जाओगे। अब तुम ही पाशा बनकर ब्लैक स्टार को सजा दिलवाओगे, और जो सबूत हैं तुम्हारे पास वो भी देने होंगे। क्या पता एंड वक्त पर तुम में अपने भाई की मोहब्बत जाग जाए। बाहर निकलने के बाद हानिया ने नूर को आवाज़ दी। नूर नूर पलटी। क्या इतना आसान है मोहब्बत को छोड़ देना और खुद उसकी जान लेना? तुम्हें क्या लगता है? उल्टा सवाल किया गया। मुझे तो लगता है कि जैसे खुद की रूह कोई खींच रहा है, तो बस यही समझ लो। नूर का हलक कड़वा हुआ, आंसुओं का गोला हलक में अटक गया। पाशा को लेकर आओ। मुझे नहीं पता गाजी मेरे बेटे को ढूंढने जाने कहाँ है, किस हाल में होगा। हमना बेगम रोते हुए बोली। ईमान भी रो रही थी अपने भाई के लिए। जाने 4 दिन से अरमान कहाँ चला गया है। अर्श, हमना बेगम ने हवेली में दाखिल होते अर्श को आवाज़ दी। अर्श बेटा, कुछ पता चला मेरे बच्चे का? अर्श ने अपनी माँ की तरफ देखा। मामा, मैं सब जगह पता करवा रहा हूँ, आप परेशान मत हो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। अरमान, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ा तो तुम्हें माफ़ करूंगा मैं? हाँ, मैं एक पागल इंसान हूँ, मुझे लोगों की तकलीफ देकर बड़ा मज़ा आता है। अर्श अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराया। शमीम बेगम कपड़े धो रही थीं और माहम कमरे की सफाई कर रही थी जब बेल बजी। माहम, माहम बेटा देखो कौन है। शमीम बेगम ने आवाज़ दी। अच्छा मामा, आई। माहम जल्दी से दुपट्टा उठाकर बाहर आई। दरवाज़ा खोला, सामने शाहिद खड़ा मुस्कुरा रहा था। माहम की रूह कांप गई वापस उसे यहाँ देखकर। मामा, मामा, माहम चीखी। शमीम भागकर बाहर आई। क्या हुआ? शमीम बेगम के अल्फाज शाहिद को देखकर मुंह में ही रह गए। अरे खाला, तुम्हारा भांजा जेल से आया है, तुम उसे प्यार नहीं करोगी? अपने घर में तो आने दो। शाहिद गले में डाली चेन घुमाते हुए बोला। दफा हो जाओ यहाँ से शाहिद, तुम्हारी वजह से मेरी नूर नहीं रही। चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ो इसे, तुम्हारी एक बेटी तो अब भी है। माम भागकर शमीम बेगम के पीछे छुप गई। अरे कैसी इंसान है तू, मैं कहती हूँ अभी के अभी यहाँ से जा, नहीं तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी मैं। अच्छा बोला, कौन आएगा? मैं तो भी तो देखूं। शाहिद ने कमीज में उर्सी गन निकाली। देख शाहिद, चला जा यहाँ से। शमीम बेगम डर गई। गन देखकर शाहिद ने आगे बढ़कर शमीम के पीछे खड़ी माहम को बाल पकड़कर खींचा था। शाहिद छोड़, मेरी बच्ची को छोड़। शमीम बेगम ने शाहिद के मुंह पर थप्पड़ मारा और शाहिद ने गन शमीम बेगम पर तान दी। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझ पर हाथ उठाएगी? शाहिद की गोली चलने से पहले किसी ने जोर से शाहिद की पीठ पर लात मारी थी। माहम और शमीम बेगम के मुंह से एक साथ निकला, नूर। दोनों ने बेयकीन नजरों से नूर को देखा और नूर ने दोनों को देखे बगैर शाहिद को उठाकर पीटना शुरू कर दिया। हैरत तो दोनों को नूर की वर्दी पहने देखा हुआ। नूर ने बेल्ट निकालकर शाहिद को देखा, जो बस हैरत से नूर को देखते तो कभी उसकी वर्दी को। नूर शाहिद का गिरबान पकड़कर घसीटती हुई बाहर लाई। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। आज मैं बताती हूँ औरत की इज्जत क्या होती है, जो तुम जैसे मर्द हर वक्त इनके दरवाजों पर खड़े रहते हो लूटने के लिए। उसने एक बेल्ट जोर से शाहिद की कमर पर मारा। आज एक वो शख्स है जिसने मुझे जीते जी मार दिया था, वो भी मर्द कहे जाने के काबिल नहीं। एक तुझ जैसा मर्द जो औरत का हुस्न देखकर चिपट जाते हैं। आज मैं तुझे बीच चौक पर सजा दूंगी ताकि हर तुझ जैसे लड़के की रूह कांप जाए। लड़कियों को गलत नजर से देखते वक्त नूर पे दर पे बेल्ट मार रही जा रही थी। शाहिद उठकर रोड की तरफ भागा और नूर भी उसके पीछे थी। सब लोग मुड़ मुड़ कर नूर को देखते, जो पागलों की तरह उसके पीछे बढ़ रही थी। शाहिद मार खाकर लहूलुहान हो गया था। और जितनी लड़कियां इस वक्त यहाँ खड़ी हैं। नूर ने मजमे की तरफ देखा, चारों तरफ भीड़ थी। खुद जब घर से निकलती हो तो ये सोचकर निकला करो कि अभी ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और ना बाप अपनी हिफाजत खुद करनी है। डर डर कर निकलती हो तो फिर बैठी रहो घर में। अरे आज के दौर में क्या क्या नहीं होता लड़कियों के साथ। जुल्म के खिलाफ कभी चुप मत रहना। जान चली जाए ईमान ना जाए। बस आज इतना कहूंगी कि आप अपना अगर इसी दुनिया में बिना बनाना चाहती हो तो निडर हो जाओ, ऐसी कि कोई तुम्हें मैली आंख से देखे तो तुम में इतना दम हो कि उसकी आंखें निकाल लो। शाहिद पड़े पड़े बेहोश हो गया था। नूर घूमकर मजमे से निकली। अपने पीछे से कितने लोगों की तालियों की आवाज़ सुनाई दी थी। वो घर में दाखिल हुई। शमीम बेगम और माहम भागकर नूर के पास आईं।
नूर बेटा तू जिंदा है, तू ठीक है? नूर कुछ बोल माहम ने बीच में बोली और वो ये वर्दी। नूर ने आर्मी वाला कैप उतारकर हाथ में लिया। चची नूर ने शमीम बेगम का हाथ पकड़ा और माहम का हाथ पकड़कर सोफे पर आकर बैठ गई। चची वो लड़की मैं नहीं थी, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था और चची मैंने अब अपने मुल्क की हिफाजत करने का जिम्मा लिया है। नूर ने अर्श से शुरू सारी बात शमीम बेगम को बताई। सारी बात बताने के बाद माहम बोली, वो नूर या दानिया आई थी, मैं तुम्हें लेकर बहुत दुख में थी, इसलिए मैंने उसे झाड़ कर निकाल दिया घर से। माहम शर्मिंदगी से बोली और नूर ने माहम का हाथ थामा। कोई बात नहीं, मेरी मुलाकात हो गई है और वो दानिया नहीं हानिया है, दानिया की बहन। जाओ बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं फिर खाना बनाती हूँ। माहम नूर के साथ कमरे में आई और माहम ने आवाज दी। नूर अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। माहम की तरफ देखकर सिर्फ कहा। अर्श का क्या करोगी तुम? अब सजा दूंगी, वो हाल करूंगी उसका जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। कितनी मासूमों को बेमौत मार चुका है, वो हैवान है वो, मगर तुम तो उससे मोहब्बत करती हो ना? करती हूँ नहीं, करती थी। नूर ने दो टोक जवाब दिया। मगर क्या तुम्हारे लिए आसान है? अगर अपनी मोहब्बत को सरेआम जलील कर सकता है, उसके लिए ये आसान था। मुझे घर से भागी हुई लड़की कहा, मेरे लिए ये सुनना आसान था। सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, क्या ये सब देखना मेरे लिए आसान था? उसकी जान लेना मेरे लिए आसान कैसे हो सकता है? मगर फिर मेरी आंखों में वो मंजर आ जाता है जो ब्लास्ट उसने मॉल में कराया था। कितनों से अर्श ने उनके अपने छीन लिए। सजा तो उसे ज़रूर मिलेगी और मैं खुद दूंगी, क्योंकि इस शख्स के दिल में कभी मोहब्बत नहीं आ सकती जो जिसका दिल मुर्दा हो। और वो एक बेरहम पत्थर दिल इंसान है और उसका खुद का भाई उसके खिलाफ है। और फिर मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। नूर के आंसू निकलने के लिए बेताब थे, मगर अब वो रोना नहीं चाहती थी। वो नूर थी, कैप्टन नूरुल ऐन मुस्तफ़ा। एक मजबूत किरदार रखने वाली लड़की, हर लड़की के लिए मिसाल बन जाने वाली थी वो। अरमान गाड़ी से निकलकर अपने घर को देख कर सर पर हाथ फेर कर अंदर की तरफ बढ़ा। अभी उसे घर में भी तो सब कुछ हैंडल करना था। ईमान सोफे पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी जब उसकी नज़र अरमान पर गई। भाई ईमान भागकर अरमान के गले लगी। भाई, भाई आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम पर क्या क्या गुजरी? भाई, नूर नूर की डेथ हो गई है। अर्श भाई ने तालिया को शादी वाले दिन ही डिवोर्स दे दी। नूर के नाम पर अरमान ने ईमान को देखा था, यानी किसी को नहीं पता कि नूर जिंदा है। ये क्या कह रही हो? अर्श ने तालिया को तलाक दे दी। अरमान ने बालों में हाथ फेरा। मामा कहाँ है ईमान? वो सो रही हैं, आपकी याद में बस रोए जाती थी, तबीयत भी खराब थी। बाबा भी बहुत परेशान हैं, वो इतने दिनों बाद आज ऑफिस गए हैं। अरमान घर में नज़र घुमाई। अर्श कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं कहीं। अरमान ने सर हिलाया। अचानक उसे याद आया कि आज तो जेनिफर आने वाली है, लड़कियों की स्मगलिंग है आज रात। ओ शिट! ईमान ने अरमान को देखा। क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, तुम अभी मामा को सोने दो, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। मगर भाई आप भी तो अभी अभी तो आए हैं आप। बेटा आता हूँ मैं। अरमान बाहर रुक कर बाहर की तरफ भागा, जब ये अर्श घर से गायब है। बॉस, जेनिफर आ गई है, ब्लैक स्टार के बंदे ने आकर बताया। अर्श ने टेबल पर से मोबाइल उठाया और बाहर आ गया। मीटिंग फार्म हाउस में रखी गई थी। ब्लैक स्टार सीढ़ियों से उतरकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था। सामने से एक लड़की गार्ड की हमरा आती नजर आई। रेड कलर की पैरों को छूता गाउन पहनकर रखा था, ऊंची हील स्कार्फ पहन रखा था सर पर और चेहरा नकाब से ढका था। अर्श को देखकर अजीब लगा। हाय! अर्श ने हाथ आगे बढ़ाया। जेनिफर ने बिना कुछ बोले अपने गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड बोला, सॉरी मैडम, हर किसी से हाथ नहीं मिलाते। जेनिफर की नज़र उठी और अर्श की दुनिया हिल गई। ये आंखें वो कभी नहीं भूल सकता था। बहुत करीब से देखा था इन आंखों को। नूर, नूर ये तुम हो ना? अर्श ने जेनिफर की तरफ कदम बढ़ाए और जेनिफर की आंखों के एक इशारे पर सारे गार्ड्स नूर के सामने आ गए। अब नूर का चेहरा गार्ड के पीछे छुप गया था। नूर, ये तुम हो ना? अर्श ने आगे बढ़कर गार्ड को धक्का दिया। अर्श को लगा एक मौका मिला है शायद उसे। अर्श ने जल्दी से जेनिफर का हिजाब खींचा और उसे ज़मीन घूमती नजर आई। वो नूर ही थी। नूर, नूर तुम जिंदा हो? नूर ने दोनों हाथों का जोर लगाकर अर्श को पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर दो कदम पीछे हुआ। नूर, नूर मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। अर्श ने नूर की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे गुनाहगार नहीं हो तुम, ब्लैक स्टार। तुम इन लाखों लोगों के गुनाहगार हो जिसके अपने तुमने छीन लिए और आज मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सरेंडर करो खुद को। नूर की बात सुनकर अर्श ने कहका लगाया, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने आई हो? हाँ, क्योंकि मैं हूँ आर्मी ऑफिसर कैप्टन नूरुल ऐन मुस्तफ़ा, वो नहीं जिसकी तुमने ज़िंदगी बर्बाद की थी। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम में कि मुझे ले जा सकोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले आई हूँ? नहीं ब्लैक स्टार, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। अच्छा, तो चलो मुल्क के मुहाफिज बनकर लौटी हो तो बता दो कि क्या इन लड़कियों को बचा सकती हो जिनको मैं आज बेच दूंगा? अर्श तंसिया मुस्कुराया। ये जो तुम अभी रंग बदला ना अपना, अभी माफ़ी मांग रहे थे और अब जब गिरफ्तार करने की बारी आई तो तुम्हारे अंदर का गलीज़ इंसान जाग उठा।
तुम क्या समझते हो रंग सिर्फ तुम बदल सकते हो? नूर ने स्कार्फ के अंदर कान में लगी ब्लूटूथ का बटन दबाया और फिर अरमान और हानिया अंदर आए। हानिया आर्मी यूनिफॉर्म में थी। अर्श ने अरमान को देखा जो उसे अफसोस की नजर से देख रहा था। अरमान पाशा, क्यों? सही कहा ना मैंने? अर्श ने गर्दन टेढ़ी करके अरमान को देखा। और तुम? हानिया की तरफ देखा जिसका बस नहीं चल रहा था अर्श के वजूद को आग लगा दे। तुम भी अपनी बहन की तरह मुल्क की हिफाजत करने में लग गई। नूर को उसकी बातों से पता चल गया था कि वो जानता है अरमान और हानिया के बारे में। भाई, ऐसा क्यों किया आपने? आपके पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। आपको मामा बाबा ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमेशा ईमान और मुझसे ज्यादा आपको प्यार किया। और फिर क्यों किया ऐसा? हाय मेरे भाई। अर्श दुखी सा चेहरा बनाकर अरमान को देखा और उसके करीब आया। सुकून मिलता है मुझे, मजा आता है सब कुछ करके। दिल करता है पूरी दुनिया में सिर्फ मैं अकेला रहूं। और मेरी नूर, अब तो तुम वापस आ गई हो ना, मेरे साथ रहोगी ना? उसे इस दुनिया में कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम होगी और मैं, बाकी सब खत्म। हाँ। अर्श पागलों की तरह सर हिला रहा था। नूर की आंखों से शोले निकल रहे थे। तुम इंतहा की जिल्लात हैवान इंसान हो। अर्श गुस्से से मुड़ा और अरमान के पेट में चाकू घोंप दिया। हानिया ने अर्श के मुंह पर मुक्का मारा। तुझे क्या लगा मैं तुझे माफ कर दूंगा? अर्श ने नाक से बहते खून साफ किया। तूने मुझे धोखा दिया पाशा बनकर। अरमान घुटनों के बल बैठा। मैं भाई हूँ आपका, नहीं है तू मेरा भाई? अर्श चीखा। मुझे अपने आप के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं। हानिया बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हानिया ने जोर से एक लात पेट पे मारी थी। नूर बस खामोश खड़ी थी और अरमान को फिक्रमंद नजरों से देख रही थी। वो हानिया को जानती थी, वो अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। हानिया ने जेब से गन निकाली। अर्श हानिया के बाल पकड़कर सर शीशे की टेबल पर मारा और कांच टूटकर हानिया के चेहरे में घुस गए। वो चीख एक गूंजी थी। नूर के समझने से पहले वो ये कर चुका था और नूर बास्केट में पड़ा चाकू उठाया और सीधा अर्श के दिल में उतार दिया। अर्श की आंखें फट गईं, मुंह से खून निकलने लगा। तुम एक जानवर और नासूर थे। जब तक इधर रहते सबकी जिंदगियां बर्बाद थीं। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें इस जहां में भी सुकून ना मिले। अर्श का सर एक तरफ लुढ़क गया था। नूर घुटनों के बल बैठकर चीखी थी। थोड़ी देर में एम्बुलेंस हानिया और अरमान को लेकर अस्पताल की तरफ निकल गई। आज अर्श के मरने के वाकये को 3 दिन हो गए थे। नूर को अलग मिशन मिला था। अर्श जैसा भी था, मोहब्बत की थी उसने। अर्श से भूलना आसान नहीं था और जब मौत भी अपने हाथों से दी थी। अरमान की तबीयत ठीक हो गई थी मगर उसे अर्श की बहुत याद आती थी। उसे यकीन ही नहीं आता था कि अर्श ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। हानिया के चेहरे की सर्जरी हुई थी। 2 दिन बाद उसकी पट्टी खुलनी थी। माहम के लिए अरमान का रिश्ता आया था। शमीम बेगम बहुत खुश थी। नूर को अब कोई एतराज नहीं था इस रिश्ते पर, क्योंकि अब अरमान के बारे में वो सब जानती थी। अरमान की पूरी फैमिली गम से निढाल थी। इनको यकीन नहीं आ रहा था कि अरिशमान ही ब्लैक स्टार था। अरमान ने बहुत मुश्किल से ईमान और हमना बेगम को संभाला था। अरमान और नूर आज हानिया को देखने अस्पताल आए थे। नूर डोर खोलकर रूम में आई। पीछे अरमान था। हानिया की पट्टी खोल दी गई थी। सलाम, कैसी हो? नूर ने मुस्कुराकर सलाम किया। हानिया ने बस सर हिलाकर जवाब दिया। अरमान बोला, कैसी हो? ठीक, तुम सुनाओ। क्या मैडम अब बिस्तर पर ही रहना है? मिशन पर जा रही हूँ, मेरे साथ नहीं चलोगी? हानिया मुस्कुराई। अपने मुल्क के लिए तो हर वक्त तैयार हूँ मैं। नूर ने सर हिलाया। अरमान, तुम्हारी फैमिली कैसी है? हानिया की बात पर अरमान ने सर झुका लिया। क्या बताऊँ मामा, और ईमान तो भाई को लेकर रोती रहती हैं। बाबा को अटैक हुआ था, भाई की सच्चाई जानकर। जिंदगी चल रही है, हो जाएगा सब ठीक। अरमान ने हाथ सर पर फेर कर सांस फजा में खारिज की। हानिया और नूर को दुख हुआ था। हानिया ने अपने बराबर में बैठी नूर का हाथ थामा। तुम ठीक हो नूर? नूर की आंखों में नमी जमा होने लगी और फिर नूर जब्त खो बैठी। हानिया के हाथों पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। हानिया, मैं उसे नहीं भूल पा रही। मोहब्बत की थी मैंने, उसने तोड़ दिया मुझे। मुझे सुकून नहीं आता, मैं क्या करूं? मत रो नूर, हर मोहब्बत हासिल नहीं होती। हर एक की मोहब्बत सच्ची भी नहीं होती। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इंसान देखता कुछ और है और होता कुछ और है। हर कहानी का इख्तिताम खुशी ही नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में भी खुशी आएगी, तुम देखना, तुम्हें बहुत प्यार देगा। नूर का सर झुक गया था हानिया की बातों से। आज अरमान और महम का निकाह था जो बस सादगी से होना था। अरमान के सारे कज़न आगे आगे थे। माहम ब्राइडल रूम में बैठी थी, पीच कलर का लहंगा पहने, सर पर अरमान के नाम की चुनरी पहने, लाइट सा मेकअप, माथे पर बिंदिया लगाए, बहुत प्यारी लग रही थी। नूर ने सफेद रंग की पैरों को छूती फ्रॉक पहनी, पिंक कलर का दुपट्टा कंधे पर डाला था, बालों को कर्ल किया गया था, गहरी काली आंखों में काजल लगाए, गुलाबी होंठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक लगाए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में माहम और अरमान का निकाह हो गया। अरमान ने भी गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों को साथ स्टेज पर बिठा दिया गया था। दोनों ही घबरा रहे थे। दोनों जानते भी तो नहीं थे एक दूसरे को।
ये तो किस्मत ने मिलाया इन दोनों को। असल में हमना बेगम अरमान का रिश्ता नूर के लिए लाई थी, मगर नूर ने बहुत तहम्मुल से इनकार करके माहम का बोल दिया। हमना बेगम को नूर को देखकर बहुत दुख हुआ था। वाकई अर्श ने एक मासूम लड़की के मासूम इश्क को रोन दिया था और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा था। रस्म करने के लिए अरमान के कज़न आगे आए थे। दूध पिलाई की रस्म पर माहम के कोई कज़न थे नहीं, सिर्फ नूर ही थी। वो सब कुछ भुलाकर खुशी से स्टेज पर बढ़ी। थोड़ी देर बहस के बाद अरमान ने नूर को पैसे निकाल कर दिए। अरमान ने आगे होकर टेबल पर पैसे रखे और नूर ने हाथ बढ़ाकर पैसे उठाना चाहे, तभी किसी के हाथों ने वो नोट उचक लिए। नूर की नज़रें उठी और सामने वाले की दुनिया दिल की दुनिया बदल गई। किसी ने पीछे से इस लड़के को धक्का दिया, शायद वो भी अरमान का कज़न था। ए मुर्तज़ा, पैसे क्यों उठा रहे हो? बेचारी लड़की के हैं। मुर्तज़ा तो बस आंखों में ही खो गया था। उसके पीछे खड़े लड़के ने मुर्तज़ा के हाथ से पैसे लेकर नूर को दिए और नूर ने गुस्से से हाथ उसके चेहरे के आगे लहराया। क्या दीदे फाड़ कर देख रहे हो, बदतमीज इंसान? मुर्तज़ा होश की दुनिया में वापस आया। ओह सॉरी। उसने सर में हाथ फेरा और साथ खड़े लड़कों ने हुटिंग की। अरमान ने नूर का गुस्सा देख सबको घूरा और सब धीरे धीरे स्टेज से उतरने लगे। नूर भी मुड़कर उतरने लगी। जब उसका दुपट्टा खींचा, नूर के आग लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे? नूर की बात अधूरी ही रह गई। मुर्तज़ा ने दुपट्टा खींचा नहीं था, उसकी घड़ी में दुपट्टा अटक गया था। उसने मुस्कुराकर दुपट्टा घड़ी से निकाला। नूर चेहरा मोड़कर निकल गई। अरमान ने मुर्तज़ा के कंधे पर हाथ रखा। यार, काफ़ी खरांट लड़की है। अरमान मुस्कुराया। क्यों ना हो, आर्मी की लड़की है। क्या? मुर्तज़ा ने हैरत से अरमान को देखा। जी बेटा, लाइन मत मारना, नहीं तो ऊपर का टिकट कट जाएगा तुम्हारा उसी वक्त। नहीं बच्चू, तेरी भाभी तो अब यही बनेगी। हाय, क्या क्या करना पड़ेगा अब इस फौजी को अपना बनाने के लिए। क्या नूर मान जाएगी? अरमान के जहन में बहुत कुछ घूमने लगा था।